जैसे कि निर्धारित समय में 1 बजे उपनल कर्मचारी महासंघ की टीम समस्त कर्मचारियों के बीच पहुंची है और अभी धीरे-धीरे अभी संख्या थोड़ी कम है, धीरे-धीरे संख्या बढ़ेगी। तो अभी हमारे को बहुत मतलब अभी कर्मचारी देखना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा अपने पेज से इसको शेयर कर रहा हूँ। सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि आप 2 मिनट आप इसको थोड़ा वो किया इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि संख्या बहुत क्योंकि धीरे-धीरे कर्मचारी जब जुड़ेगा तो तभी हम समझा पाएँगे जिस काम के लिए हम जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं। आप 1 मिनट का समय देंगे? केवल 1 मिनट का समय देंगे धीरे-धीरे और अभी जितने लोग जुड़ गए हैं, उनसे मेरा निवेदन भी है कि आगे भी इसको शेयर कीजिए, जो और भी कर्मचारी हमें इसको देख पाएँ, हमें सुन पाएँ, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अगर हम डिबेट में आए हैं, तो सबको अपनी बात रखें और सब इसको जितने भी हमारे कर्मचारी इसको सुनें। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि धीरे-धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। आज अभी आपका लोगों का परिचय भी करवाया जाएगा। अभी आप लोगों का परिचय भी करवाया जाएगा, जो हमारे साथ आज गेस्ट आए हैं। बस मैं ये पोस्ट कर दूँ, पोस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें कर्मचारी देखेंगे नहीं, तब तक अब हम हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ और जैसे कि अभी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैं अभी अपने पेज से लाइक कर रहा हूँ। 34 तक हमारी संख्या पहुँच गई है, लाइक भी हो रहे हैं और जिसको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, वो आज वो क्वेश्चन भी पूछेगा और समस्त कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि आप इसके साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, पेज को लाइक करें कि हम आपके पास बार-बार ये मैंने मनोज भाई को भी लिंक भेजा है, तो मैं मनोज भाई से भी चाहूँगा कि इसको आप सारे ग्रुपों में डालें, कि जो जितने लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, वो बात पहुँचे। क्योंकि विषय आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है और विषय आज 1-2 विषय लेकर महासंघ और आया है। आज की जो घटनाक्रम कल सुप्रीम कोर्ट का है वो बताया जाएगा और भी इसमें कई चर्चाएँ आज की जाएगी क्योंकि महासंघ की इतना बड़ा पैनल अभी तक काफ़ी दिनों से आप लोगों से जुड़ा नहीं। तो ये सबसे बड़ी आज बात है कि आज हमारे साथ सारे ही आंदोलन में जितने भी हमारे पदाधिकारी थे सबके सब हमारे बीच बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। मैं भी परिचय भी आप लोगों का उनसे करवाऊँगा। बस थोड़ा-सी हमें समय दीजिए, थोड़ा ये शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि अपनी बात को हम तभी कह सकते हैं जब जब हम सब लोगों तक पहुँच सकें और इसको आगे शेयर भी करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को आप देखें। ये मेरा प्रदेश महामंत्री का पेज है। आप अभी संख्या 227 से ऊपर पहुँच गई है और ऐसे धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ती रहेगी क्योंकि उपनल कर्मचारी महासंघ पे प्रत्येक कर्मचारी अपना भरोसा बना के रखता है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो-जो इसको देख रहा है और अभी कमेंट्स भी आने चालू हो गए हैं, तो आपके कमेंट्स भी हम धीरे-धीरे लेंगे और आपसे सबसे पहला निवेदन ही मेरा आपसे ये है कि जितने भी लोग हैं, इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। तो मैं अब और भी काफ़ी बातें हैं, बस शेयर करना ज़रूरी है। जब तक हम आप तक पहुँचेंगे नहीं, कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि ये रोज़ आ जाते हैं। 1-2 लोग हैं जो कहते हैं, "आप रोज़ आ जाते हो, अब क्या करें?" हम क्या करें आप बताइए? हमें तो बताने के लिए आना पड़ेगा। प्रश्न धीरे-धीरे पूछ रहे हैं, समिति की बात, उप समिति की बात, कैबिनेट वाली बात जो हमारी आने वाली जो होने वाली कैबिनेट है, उसकी बात, ये सभी के बारे में आपसे विशेष रूप से चर्चाएँ होंगी और सबको इसमें बताया भी जाएगा सबको कि आज क्या है। ये जैसे कि शेयर हो चुके हैं और ग्रुपों में भी आ चुके हैं सभी। तो अब आपका परिचय मैं करवाऊँगा। सभी अपने पैनलिस्टों से जो आज हमारे बीच में आए हैं। जी, सभी लोगों को नमस्कार। और भी अगर धस्माना जी कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जो भी है पेज में लाइक कर सकते हैं वो लाइक करें। 400
16 लोग अभी हमें देख रहे हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मैं सबसे पहले समस्त उपनल कर्मचारियों को नमस्कार करता हूं और पूरी महासंघ की टीम के तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमें लाइव को देख रहे हैं। अपने कमेंट्स हमसे जरूर आप पूछिए, अपने सवाल हमसे पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में विद्यासागर धस्माना जी, कार्यकारी अध्यक्ष उपनल कर्मचारी महासंघ मौजूद है। धस्माना जी, उसके बाद हमारे बड़े भाई और हमारे उपनल कर्मचारी महासंघ के चेयरमैन, जिनको मुझे नहीं लगता कि कोई कर्मचारी आज पहचानता ना हो, विनोद गोदियाल जी। हमारे बड़े भाई विनय प्रसाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष ऊर्जा यूनिट के, और वो भी अब आज किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज सेमवाल जी, जो आप देखते होंगे हर जगह हर समय अपग्रेड रहते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं मनोज सेमवाल जी अभी पेज लाइक कर रहे हैं। और हमारे साथ आज विशेष हमारे अतिथि और उपनल कर्मचारी महासंघ के विशेष सदस्य हमारे अमित भाई हरिद्वार से जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। पहले मैं समस्त कर्मचारियों को आज मैं हर हर महादेव कहना चाहता हूं और भगवान भोलेनाथ हमें इतनी शक्ति दे कि जिस बात को कहने हम आए हैं उसको आपके शालीनता से आप तक रख सकें। और आज जैसे कि हमारे कई लोगों को पता, आज ईद भी है। मैं सभी अपने लोगों को ईद की भी बधाई देना चाहता हूं। और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं कोर्ट के संबंध में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आखिर कोर्ट में कल क्या हुआ। तो आज का सबसे बड़ा विषय ही यह है, दूसरा विषय कुछ है ही नहीं। आज का सबसे बड़ा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या किया और क्या क्या इसकी प्रक्रिया हुई है और कहाँ ये मामला फंसा है, इसके बारे में आप जैसे और भी कर्मचारी जुड़ेंगे हम बताएंगे। मैं सबसे पहले, क्योंकि विनोद गोदियाल जी को कहीं जाना है, मैं सबसे पहले विनोद गोदियाल जी के पास आना चाहूंगा भाई जी, और इस सवाल के साथ आना चाहूंगा जो सवाल मुझसे पूछा गया है। ये राज्य कर वालों का मामले में भी आप विस्तार से बताएंगे क्योंकि आप मीटिंग में मौजूद थे। तो मैं विनोद गोदियाल जी से चाहूंगा, चेयरमैन महोदय से, कि वो अपना माइक खोले और कर्मचारियों को लाइव आकर इस प्रक्रिया से अवगत करवाए। विनोद गोदियाल जी। धन्यवाद हेमंत भाई, हमारे महामंत्री जो कि निरंतर इस संगठन को प्रयासरत हैं और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को डिबेट में जोड़ा। उपनल कर्मचारी सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। डिबेट में सम्मिलित सभी सम्मानित पदाधिकारियों का अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आपको पता ही है कि सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उमेश भैया को हमें तहे दिल से सादर प्रणाम करना चाह रहा हूं, सैल्यूट करना चाह रहा हूं, धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आपने उपनल कर्मचारियों को का 3 साल से पेंडिंग जो हमारा केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो केस था जिसकी कोई हेयरिंग आज तक हुई नहीं, हमारे केस के लिए श्री कपिल सिब्बल साहब जैसे विश्व विख्यात वकील को हमारी पैरवी के लिए खड़ा किया। निरंतर प्रयासरत हमारे वकील साहब है, उसमें भी सुनाई हो रही है, वो भी पूरी मजबूती के साथ हो रही है। निश्चित तौर से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक दिन हम लोग अवश्य जीत होगी, हमारी अवश्य जीत हो रही है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा समस्त पदाधिकारियों को विश्वास है। साथियों, एक कहावत है, वो कहावत मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, इसका भी मैं अर्थ बताऊंगा आपको कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ साथियों और संगठनों द्वारा न सिर्फ राजनीति की जा रही है बल्कि महासंघ की गई मेहनत को भी पानी में फेरने का काम किया जा रहा है। भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आज महासंघ रोड से लेकर कोर्ट तक एक ठोस पैरवी के साथ बढ़ रहा है, परंतु खेत के साथ सूचित करना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, अवगत करना चाह रहा हूं कि कुछ लोग और संगठन इस प्रयास को निरंतर विफल करने के कोशिश में हैं। इस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म महासंघ द्वारा तैयार किया गया है, चाहे वो रोड से लेके हो, चाहे वो कोर्ट से लेके हो। इस समय सभी संगठनों को आपसी मतभेद, मन मिटाव को दूर करते हुए एक प्लेटफॉर्म महासंघ के
जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसके तहत मिलकर इस लड़ाई को मुहिम तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। परंतु हम कहते हैं राजनीति करो, आपको हक है राजनीति करने का, पर राजनीति कर्मचारियों के फेवर में होनी चाहिए, जिससे कि उपनल कर्मचारियों का भविष्य सुदृढ़ हो सके। भाई और बहनों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल जो कुछ भी हमारे फेसबुक पे उमेश भैया के लिए जो लिखा गया, उससे मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा खेद हुआ। मैं रात भर उसी चिंतन मंथन में था कि जिस व्यक्ति ने निरंतर उपनल कर्मचारियों का पीड़ा को, ये सरकार ने नहीं सुनाई हमारी बात, और एक समाज सेवी बड़े भाई उपनल उमेश कुमार भैया ने कुछ बगैर निस्वार्थ भाव से न उन आदमी को न राजनीति में जाना है, न विधायक का चुनाव लड़ना है, न एमपी बनना है, पर उपनल के 22,000 कर्मचारियों के और 22,000 कर्मचारियों के परिवारों के निश्चित तौर से उन्होंने सुध लिए, और आज हमारे केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इतनी सुदृढ़ से और बड़ी गंभीर उससे सुना जा रहा है, और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। पर खेद के साथ मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा सपोर्ट हमारा किया, उसको ही तुम फेसबुक में निरंतर लिखते रहे हो अनशन। अरे तुम्हें पहले तो तारीफ करनी चाहिए उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति घर से लेकर, घर से अपना पैसा खर्च करके और अपना कर्मचारियों की निरंतर पैरवी कर रहा है, और आप उस प्रयास को एक विफल होने के लिए एक निश्चित तौर से तुम एक चाल चल रहे हो उस भैया के लिए। उपनल कर्मचारी के भविष्य के लिए प्रयासरत है जो व्यक्ति, उसी व्यक्ति के लिए तुम कुछ शरारत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं उन शरारती तत्वों को आगाह करना चाह रहा हूं कि आपको माफी दी जाएगी, कोई बात नहीं, आपने जो कृत्य किया है उसके लिए हम आपको माफी करते हैं कि आप निश्चित तौर से उमेश भैया से माफी मांग लें, और जो आपने कृत्य किया है उसके लिए आप सॉरी बोल दें, तो उमेश भैया बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, वो आपको माफ भी कर देंगे। अगर आप उसके लिए उस बात को एक्सक्यूज नहीं करते हैं, उस बात को आप नहीं सॉरी बोलते हैं, तो महासंघ इसके लिए निश्चित तौर पे कठोर कदम भी उठा सकता है और विभागीय कार्य भी करने के लिए बाध्य हो सकता है। मैं उमेश भैया जी से कल होने वाले कृत्य के लिए पर्सनल रूप से उपनल महासंघ की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। भैया, आपको निश्चित तौर से ठेस पहुंची होगी, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से उपनल कर्मचारियों का निरंतर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और निरंतर रूप से बड़े भाई आपको खेद हुआ होगा, कल मैं कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि मुझे भी खुद कष्ट हुआ कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ निश्चित रूप से हमारे लिए लड़ रहा है, और तुम उसके लिए फेसबुक पर 8 लिख रहे हो। क्या करना उनने? राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो किसी पार्टी विशेष से नहीं है, वो सामाजिक संगठन से है, वो सामाजिक काम कर रहे हैं, उसके लिए तुम निश्चित रूप वो लिख रहे हो, तो गलत खेद का विषय है। और मुझे यह भी ज्यादा बोलते हुए अपनी बात को विराम देना, क्योंकि मैंने अभी ऑफिस भी जाना है। अंत में मैं उमेश भैया को भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूं कि भैया आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु बनाए रहे आपको। और जहां तक अंत में मैं अपनी बात को विराम दूंगा, जहां तक बात राज्य कर वाले की है, तो राज्य कर वालों या खादी ग्राम उद्योग जो हमारे कर्मचारी हटे हैं, उसके लिए महासंघ निरंतर प्रयासरत है। निरंतर जिस भी परसों भी हम उप समिति की मीटिंग में गए थे, मैं और हमारे महामंत्री जी, वहां भी पहला टॉपिक हमारा यही था कि सर हमारे जो राज्य कर वाले और खादी ग्राम उद्योग वाले हटे हैं, और स्वास्थ्य विभाग वालों जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, वही टॉपिक पहले हमने उसमें रखा, कमेटी के समक्ष रहा। ऐसा नहीं है कि महासंघ कोई प्रयासरत नहीं है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो या सचिवालय विभागीय सचिव से मिलने की बात हो, वो राज्य कर वालों को भी पता है। विधानसभा में राज्य कर वाले भी बाहर बैठे थे, वो भी सुन रहे थे कि हमने कैसे करके आपकी जोरदार तरीके से वो बात रखी, अन्यथा नहीं रखी। फर्स्ट टॉपिक वही था कि सर्वप्रथम हमारे जो है हटाए हुए राज्य कर के कार्मिक और अन्य विभाग से जो भी कार्मिक हटाए गए हैं, पहले उनकी वापसी हो। और मैंने ये भी कहा, और हेमंत ने ये चीज भी कहा, हेमंत में रोक रहा हूं आपको, मैंने ये भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एक आदेश जारी किया था 12 तारीख को कि अगर तुम्हारे वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक पद के पद पर कोई अगर कार्यरत है और उसको हटा दिया गया है, तो आप उसी वेतन में उसको वरिष्ठ सहायक के पद पर क्यों नहीं कर लेते हैं? जिसको कि समिति ने भी माना उस चीज को कि भैया तुमने एक्स्ट्रा वेतन तो देना नहीं है, काम उसे डबल करेगा, और निश्चित तौर से कर रहा है। आज इस कोविड काल में भी
अपनी जान को हथेली में रखकर भी निरंतर उपनल कर्मचारी लगे हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। निरंतर ये इसकी तारीफ समिति ने भी की है कि उपनल कर्मचारी हर मोर्चे पे लगा निस्वार्थ भाव से काम करता है। तो मैं सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। हम जो महासंघ ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मैं भी उन कर्मचारियों को कहना चाह रहा हूं, उन संगठन विशेष को कहना चाह रहा हूं, अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप महासंघ के बैनर तले आ जाओ, इस मुहिम में आगे बढ़ाओ और हमें ठोस प्लेटफॉर्म की मिला है और इसमें आगे बढ़ो। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः सभी उपनल भाई और बहनों को आश्वस्त कर रहा हूं और हटाए गए कर्मचारियों को आश्वस्त कर रहा हूं कि जहां भी महासंघ आप कहेंगे, जहां भी महासंघ की जरूरत पड़ेगी, महासंघ आपके साथ खड़ा है और रहेगा, निरंतर रहेगा। इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय मावत, जय महासंघ। धन्यवाद जी। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोदियाल जी, जैसे कि आपने अभी कर्मचारियों को समझाया। और मैं समस्त कर्मचारियों से एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम लोग जितने भी उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी हैं, 56 दिन बाद आंदोलन खत्म हुआ, 56 दिन के बाद सारे कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटियां ज्वाइन की, लेकिन हम रेगुलर इन कामों में लगे हुए हैं। मैं समस्त कर्मचारियों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा और आपको इस चीज को समझना होगा मेरे भाइयों, जितने भी हमारे मित्र हैं, आप एक चीज को समझिए कि हो क्या रहा है। सबसे बड़ी अभी महेश भट्ट जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, क्योंकि जो वहां उनके थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो महेश भट्ट जी भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आज परेशानी क्या आ रही है हमारे साथ? परेशानी हमारे साथ सबसे बड़ी ये है कि अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो हमें उल्टा हमें कुछ प्रोत्साहन देने के बजाय लोग कमेंट्स करते हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैं कल विद्यासागर दसमाना जी ने एक पोस्ट डाला था, कर्मचारियों को सूचना दी थी, उसके एक दो कर्मचारियों ने, कर्मचारी नहीं है वो, मेरे को जो हमें पता लगा वो बाहरी तत्व है, उन्होंने उसमें गलत कमेंट्स किए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज हम ये कहेंगे कि उपनल कर्मचारी महासंघ किसी भी चीज में, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर पीछे है तो आप हमें कहिए। अब क्योंकि हमारे साथ और भी पैनलिस्ट अभी जुड़ेंगे, शायद प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं आपसे, ये जो चीज हम जिस चीज में डिस्कस कर रहे हैं आज, ये एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार चाहती है, कई लोग जो उमेश भैया जी के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उमेश भैया के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए और वो कहीं ना कहीं इस केस से हाथ हटाए, जो उन लोगों के लिए अच्छा और हमारे लिए महासंघ के लिए बुरा होगा। इस चीज को हमें समझना होगा मित्रों। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अपने समस्त फेसबुक के मित्रों को, अपने फेसबुक के मातृशक्ति को, सबको ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम पेज में कुछ डालते हैं ना, तो आप लोगों की जानकारी के लिए डालते हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ लिख रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए लिख रहे हैं। तो इस चीज को, अगर जो बिना किसी स्वार्थ के अगर हमारी कोई मदद करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको जवाब दें। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जवाब दें। मैं अपनी पूरी महासंघ की टीम से, जितने भी कर्मचारी इसको देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा कोई कमेंट्स मिले आपको, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसमें जवाब लिखें और उनको जवाब दें। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब आते हैं हम दूसरे मैटर में, दूसरे मैटर में आते हैं। अब विषय क्या है? विषय ये है सबसे बड़ा आज, जिसके लिए हम आज जुड़े हैं, ये जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन मैं विनोद गोदियाल जी को, क्योंकि ऑफिस जाना है, मैं उनसे केवल एक सवाल और लेना चाहूंगा। वो 2 मिनट में अपना सवाल, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। 27 तारीख को कैबिनेट निर्धारित हुई है, चेयरमैन साहब, क्या आगे की रणनीति है हम लोगों की? नहीं, 27 तारीख को निश्चित तौर पे जो हमने वो समिति में जो डिस्कशन हुआ था, वो आप और मैं थे उसमें, निश्चित तौर से वही आएगा। और हमारी कल भी माननीय मंत्री जी के साथ बात हुई थी, तो वही पैनलिस्ट जो हमने बनाया था, जो हमने माननीय मंत्री जी को बना के दिया, उस समिति को बना के दिया था, तो निश्चित तौर पर वही कल कैबिनेट उस पर मोहर लगाने वाली है 27 तारीख को। इस तो मेरे को विश्वास है। हमारा प्रयास जो है उसके बाद भी जारी रहेगा। देखते हैं 27 तारीख को क्या होता है। उसके बाद हम पदाधिकारी लोग बैठ के उसमें रणनीति बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनने जो फाइनल कर दिया, हमें कोर्ट को भी देखना है,
सरकार भी कर रही है हमारे लिए, तो निश्चित तौर से होगा, मेरे विश्वास है 100% होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जी, आगे थैंक यू। चलूंगा। अब मैं आपको, क्योंकि कर्मचारी इस समय जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक चीज अवगत करवाना चाहता हूं कि कल कोर्ट कोर्ट मेन विषय आज कोर्ट का है। कोर्ट में क्या हुआ, मैं आपको ये विस्तार से एक बार समझाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं विद्यासागर दसवाना जी के पास जाऊंगा। पहले मैं आपको कोर्ट का जरा। हेमंत भाई, मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे को लेट हो रही है, मैं लीव कर दे रहा हूँ, ओके ओके ओके। मेरे को ऑफिस जाना थैंक है। यू बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। अब थैंक यू। मैं थैंक यू। आपको, आप जी, आप सब लोग क्योंकि स्क्रीन में डायरेक्ट मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। 3 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रहा था। कैसे न कैसे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। इसकी तारीख आई, ये तारीख कैसे आई, उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का एक मामला है, सॉरी मेडिकल कॉलेज का एक मामला है, जिसमें दो, शायद लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट में, या लैब टेक्नीशियन या एक्साइट एक्सटेंशन में हमारे दो भाई थे, जिनका नाम देवेंद्र सिंह लखेड़ा जी हैं और दूसरे हमारे उमेश चंद भट्ट जी हैं। ये दो मामले मेडिकल कॉलेज में थे। आप कहेंगे कि इन मामलों का उपनल से क्या लेना देना है, तो इसी के लिए मैं आपको इसको विस्तार से समझाना चाहता हूं। ये दोनों मामलों में समान कार्य समान वेतन के लिए ये नियमितीकरण के लिए भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट द्वारा इनको समान कार्य समान वेतन दिया गया और इनको सुप्रीम कोर्ट, सरकार इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चलेगी। अब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र लखेड़ा जी के द्वारा 2/11, इस तारीख को नोट कीजिएगा, 2/11/2018 को अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में लगवाया गया और इसकी तिथि आई 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को इसमें जब 3 जजों की बेंच, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 माननीय जजों की बेंच थी है, इसमें क्या हुआ कि इसमें सरकारी एडवोकेट जो आज हमारे केस में भी हैं, श्री अभिषेक अत्री साहब, वो उस मैटर में भी उसमें थे। तो उनके द्वारा क्या किया गया कि देवेंद्र प्रसाद लखेड़ा जी के मामले में समान कार्य समान वेतन इशू करते हुए इस मामले को विड्रॉ कर दिया गया। देखिए आप, आज हम आपको यहां तक पहुंचाएंगे, 20 तारीख तक पहुंचाएंगे, 5 तारीख तक तो पहुंचाएंगे, 20 तारीख तक पहुंचाएंगे, और क्या मिली भगत हो रही है हम गरीब कर्मचारियों के साथ, वो आपको समझाएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि देवेंद्र प्रसाद लखेड़ा जी को जब ये समान कार्य समान वेतन 3 बेंचों की सुप्रीम कोर्ट के 3 माननीय श्रीमान जजों 3 जजों के बेंच के द्वारा इस मामले में समान कार्य समान वेतन दिया गया और मामले को खत्म कर दिया गया। देखिए चालाकी। अब देखिए क्या हुआ। इस 5 तारीख को आने क्या वाला था, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि जब लखेड़ा जी को ये लाभ मिल गया, बहुत अच्छी बात है, उनको ये लाभ मिल गया और मामले को डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद उमेश चंद्र भट्ट जी के द्वारा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट लगाई गई थी, जिसमें 13/11/2018 को डेट थी। अब देखिए ना क्या हो रहा है। आखिर हमारे इतने बड़े बड़े अधिवक्ता जो उमेश कुमार भैया जी के द्वारा हमें मिले थे, श्री कपिल सिब्बल जी, अर्णब चौधरी जी, राहुल प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी तैयारी करके बैठे हुए थे, उस तैयारी का क्या किया गया मैं वो समझाऊंगा अभी आपको, क्योंकि स्टडी तो किसी ने किया नहीं। उनको तो मैं कह रहे ना, कुछ लोगों ने तो कसम खा रखी है कि अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करना है हमने। उसके बाद क्या हुआ कि 13/11/2018 को सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उमेश चंद्र भट्ट जी के केस में स्टे ले लिया गया। 18 की बात हो रही है, स्टे ले लिया गया। जब इसमें स्टे लिया गया, इस मामले में जब स्टे लिया गया, तो इस मामले में ये दोनों एक ही पद में, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों एक ही पद में कार्यरत भी हैं। ये दोनों लोग एक ही पद में कार्यरत भी हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, ये दोनों लोग एक ही पद में कार्यरत हैं। इसके बाद क्या किया गया कि सरकार के द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया। जब इसमें सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया गया,
तो कहीं ना कहीं देवेंद्र प्रसाद लखेड़ा जी का मामले को उजागर नहीं किया गया। देखिए कितना बड़ा मामला है कि इसी मामले में 3 बेंचों की जजों के द्वारा समान कार्य समान वेतन इशू कर दिया गया और मामले को खत्म कर दिया गया। और उसी मामले में सरकार द्वारा उमेश चंद्र भट्ट जी के मामले में स्टे ले लिया गया। ये स्टे 2 जजों की बेंच ने दिया। ये 2 जज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके द्वारा इसमें स्टे दे दिया गया। क्यों? क्योंकि देवेंद्र सिंह लखेड़ा जी का मामला सामने ही नहीं ला पाए, उसको सामने लाया नहीं गया उस मामले को। देखिए कितने बड़ा मतलब षड्यंत्र कहेंगे हम इसको कि देवेंद्र जी के मामले को सामने लाया ही नहीं गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें स्टे लेने के बाद सरकार ने इसमें स्टे लेने के बाद सरकार ने क्या किया, इसमें स्टे लेने के बाद सरकार ने क्या किया कि इसमें केस जुड़ते गए। अब क्या टेक्निकल क्या है वो अब आप टेक्निकल में आ जाइए। उसके बाद उपनल कर्मचारियों का केस जो 2388 है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें जनवरी में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सरकार ने इसमें स्टे ले लिया। क्या बोलते हुए? उमेश कुमार भट्ट जी के मामले में इसमें स्टे ले लिया गया। ठीक है, 2019 से 2021 27/6/2021 तक इसमें कोई तारीख नहीं लगी गई। बस पार्टियां कन्वर्ट करते गए, पार्टियां जोड़ते गए। आज आपको पता ही है उसमें कम से कम 40-50 से ऊपर पार्टियां हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब उपनल कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी पूर्ण प्रयास किया गया, एप्लीकेशन लगाई गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहीं सुना भी होगा कि हमने एप्लीकेशन भी लगाई। जब हमने इसमें एप्लीकेशन लगाई तो इसमें हुआ क्या, इसमें मेन मैटर में ये हुआ कि 27 जब नहीं लगा मामला तो तब आंदोलन 56 दिन के आंदोलन के दौरान हमारे बड़े भाई और श्री उमेश कुमार जी, हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाज कार्यकर्ता, उनके द्वारा हमारे धरने में आए और उनके द्वारा घोषणा की गई कि आपको जो भी एडवोकेट दिल्ली में चाहिए होगा मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा हमें कपिल सिब्बल साहब एडवोकेट करवा के दिए गए। अब आप बताइए मुझे, एक आदमी जो हमारे लिए निस्वार्थ होकर इतना बड़ा काम कर रहा है, उसके लिए गलत लिखा जाता है और हमारे कुछ जो हमसे जुड़े हुए भी नहीं लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको अनाप शनाप लिखते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, सारे कर्मचारियों से, जितने भी इस लोग को देख रहे हैं, आज के बाद कभी भी ऐसा कमेंट्स आएगा तो आप सबकी जवाबदारी बनती है कि उस आदमी को जवाब देना। अगर मैं आपको फिर कहूंगा, अगर ये गलती से भी कुछ होता है तो आप इसमें कमेंट्स कीजिए और उनको जवाब दीजिए कि आपको क्या लेना देना है। उमेश भैया के साथ हम थे, उमेश भैया हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। कल उमेश भैया का आपने काफी ग्रुपों में वो दुष्प्रचार किया गया, उसको जो उमेश भैया ने मैसेज डाला था उसको जानबूझकर उसके नीचे के अन्य कमेंट्स नहीं डाले गए, केवल उमेश भैया का कमेंट्स डाला गया और उसको जानबूझ के फैलाया गया कि उमेश भैया हट गए हैं केस से। ये बिल्कुल गलत है। वो भैया कहीं केस से नहीं हटे, भैया से हमारी बात हुई है और भैया ने इस चीज को कहा भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को जवाब देना जरूरी है और ये जवाबदारी आज के बाद प्रत्येक उपनल कर्मचारी की बनती है जो इस केस को जीतना चाहता है। इसके बाद क्या हुआ कि जब मामला नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट में तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने एक न्यू फ्रेश रिट लगाई। ये आपने कहीं और भी सुना होगा, न्यू का नाम। न्यू फ्रेश रिट लगी 28 तारीख को, 28/6/2021 को। जब ये डेट लगी, इसमें स्वयं कपिल सिब्बल साहब आए, हमारे पूरे के पूरे एडवोकेट की पैनल की टीम आई। तो इसमें जज साहब ने जो हमें अवगत करवाया गया कि इसमें चीफ जस्टिस साहब ने स्टे दिया हुआ था, तो उन्होंने इसको मुख्य मामला जो उस समय उमेश कुमार भट्ट जी का हुआ करता था उसके साथ सम्मिलित कर दिया। 5 तारीख को क्या खेल हुआ, अब इस खेल में आ जाते हैं। अब समझिए, आप सबको समझना पड़ेगा इस चीज को। उपनल कर्मचारी महासंघ ने इतनी मेहनत करके, उमेश भैया ने इतनी मेहनत करके, जज मतलब हमारे एडवोकेटों के द्वारा इतनी मेहनत करके इस मामले को लाया गया। 3 साल से तो कोई नहीं ला पाया था इस मामले को। आज बड़े बड़े नाम गिनवा रहे हैं, पहले तो नहीं लाए आप इस मामले को। 5 तारीख को जब ये मामला आया तो इसमें क्या हो गया कि 5 तारीख को
जो सरकार प्रत्येक मामले में, एक नहीं प्रत्येक मामले में उमेश चंद्र भट्ट जी के नाम से स्टे ले रही थी, उसने लीडिंग पार्टी उमेश उमेश चंद्र भट्ट जी को हटाकर 2388 को बना दिया लीडिंग पार्टी। और वो मतलब उन्होंने मतलब सरकार के द्वारा कोई भी उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लीडिंग पार्टी कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट लीडिंग पार्टी बनाता है, उन्होंने याचिकाकर्ता को लीडिंग पार्टी बना दिया। भाई आपको लीडिंग पार्टी बनने की जरूरत क्या थी? आपने स्टडी नहीं किया केस। अगर आज केस स्टडी किया होता तो समान कार्य समान वेतन ले रहे होते हम, वो हमारा कोई नहीं रोक सकता था। मेरी सरकार स्तर, शासन स्तर में बहुत उच्च लोगों से बात हुई, वो उनको पूरा भरोसा था कि 20 तारीख को समान कार्य समान वेतन हमें मिलेगा, सबको भरोसा था इस चीज का। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने अपने वही कर्मचारियों का, जो कर्मचारी हित चाहते ही नहीं, उनसे हम बात क्या करें। उसके बाद क्या हुआ मित्रों, उसके बाद जब मुख्य मतलब लीडिंग पार्टी बना दी गई, अब एक बात मुझे आप लोगों को समझानी है, ये लीडिंग पार्टी जो सरकार 4-3 साल से रेगुलर 2018 से उमेश चंद्र भट्ट जी के मामले में स्टे लेते हुए आ रही थी, उसे अचानक इसका विरोध, मतलब इसका विरोध उन्होंने क्यों नहीं किया कि नहीं लीडिंग पार्टी उमेश भट्ट जी को ही रखा जाए? क्यों नहीं किया इसका विरोध? मेरी समझ में नहीं है ये बात। इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। देखिए आप मजे की बात, इसका विरोध नहीं किया। क्यों करती सरकार विरोध? क्योंकि उपनल कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी के पास देवेंद्र लखेड़ा जी वाला मामला जा चुका था, और उसके लिए हमने स्पेशल उन्होंने एप्लीकेशन बनाकर डाल दी गई थी कि सर सब इसी जिस मामले में सरकार 3 साल से स्टे लेके बैठी हुई है, 3 साल से स्टे लेके बैठी हुई है, उस मामले में ये मामला है ही नहीं। इसमें ट्रिपल बेंच की कमेटी, ट्रिपल बेंच के जज, माननीय जजों द्वारा इस मामले को खत्म कर दिया गया है देवेंद्र प्रसाद लखेड़ा जी का, और उमेश चंद्र भट्ट जी के मामले में जबरदस्ती का स्टे ले रखा है। यह मामला कहीं ना कहीं 5 तारीख और 20 तारीख को आना था। लेकिन क्या देखो षड्यंत्र, देखो कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है अपने कर्मचारियों के साथ कि उसको लीडिंग पार्टी से हटा दिया गया। उमेश चंद्र भट्ट को लीडिंग पार्टी से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? आज तक तो आप उसके नाम पे केस लड़ लेते, क्यों नहीं लड़ते? लड़े उसके नाम पे केस आप, क्यों? क्योंकि अब सरकार उमेश चंद्र भट्ट का जी का मामला और उपनल कर्मचारियों का मामला अलग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि समान कार्य समान वेतन देना पड़ जाता। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों के, अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे मतलब ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये गुस्सा मुझे आगे से मिला है कि इन्होंने किया तो किया क्या, समझ में नहीं आ रहा। इतने मुश्किल से मैटर लगाया गया, इतने मुश्किल से सब कुछ किया गया, 3 साल तक आप लोगों ने डेट नहीं लगाई, हमने आपको डेट लगा के दी, और आप लोग क्या कर रहे हो? हमें आगे से कहा गया। तो उसके बाद अब मैं कह रहा हूं, मैं कल जब से मुझे ये मामला पता चला है, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जब से मुझे कल से ये मामला पता लगा है, मुझे अपने आप में बहुत ही गुस्सा, मैं गुस्सा कहूंगा उसको, मुझे अपने आप में बहुत ही गुस्सा आ रहा है। खुद में गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जितनी मेहनत उत्तल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने इस केस को लगाने के लिए की है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, चलिए 5 तारीख को लीडिंग पार्टी बना दिया गया है। उसका हमने, हमारे एडवोकेटों के द्वारा, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया कि नहीं बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देवेंद्र प्रसाद वाले मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि आप समान कार्य समान वेतन इशू कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में काफी एडवोकेट है, तो इसको डेट दे दी 19-20 तारीख जो कल थी। अब हम कल वाली डेट पर आ जाते हैं। मुखिया, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किया तो किया क्या, मुझे क्या, कई लोगों को, हमारे एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, 40 कपिल सिब्बल साहब के साथ अन्य 40 पार्टियां जो उसमें, वो इतने क्रोधित, इतने गुस्सा हो गए कि हुआ तो हुआ क्या। सब कंफ्यूजन में हो गए कि हुआ क्या। 19वें नंबर के मैटर को 14वें नंबर में क्यों सुनवाया गया? वो सबके सब क्यों लाया गया? कौन लेके आया? क्यों लाया गया इस मामले को? सबके सब कंफ्यूजन में, आप यकीन नहीं करोगे, सबके सब कंफ्यूजन में आ गए कि इस मामले को लाया क्यों गया। चलो
इसके बाद आऊंगा, उसके बाद सारे पैनल भी सुन रहे हैं क्योंकि ये मुख्य विषय है। 14 तारीख को साहब वो 14 नंबर पे इस मैटर को 19वें नंबर से लाकर 14 नंबर पे लाया गया, जो अभी तक हमें क्योंकि पता हमें सब कुछ है, लेकिन कोर्ट की कोर्ट न्याय एक मंदिर है और उसका हम वो उसके जो अंदर होता है वो हमें ज्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते। उसमें क्या हुआ देखिए, साजिश जिससे मुझे लगता है उस वाले मामले में 2388 के जो एडवोकेट साहब हैं वो भी उसमें थे। उन्होंने क्योंकि 3 से 3:30 से ऊपर का समय हो गया था, 4 बजे कोर्ट बंद हो जाती है, तो उसमें जो मेरे को एक वीडियो देखा है, उस वीडियो में जो कहा गया कि क्योंकि कोर्ट बंद होने वाला था तो हमारे द्वारा ये कहा, मतलब हमारे नहीं उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारा एक मामला 19वें नंबर पे भी है और बहुत सीरियस मामला है, इसमें कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है और इसको इसको कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है और इसको इसमें जो भी मतलब इसको वो किया जाए, इसमें क्योंकि डेट दे रहा था कोर्ट तो डेट दी जाए, डेट मिली उसमें। पहली नंबर बात 14 नंबर पे के बाद नंबर नहीं आ रहा था ना, कोई बात नहीं, नहीं आने देते। 40 एडवोकेट पीछे इंतजार कर रहे हैं, 40 एडवोकेट पीछे इंतजार कर रहे थे भाई, नहीं आने देते मामला। 20 तारीख को नहीं आता ना, 21 की छुट्टी थी, 22 को आता, 23 को आता, 24 को आता, 25 को आता, एक हफ्ते की डेट होती, 2 हफ्ते की डेट होती। हम 2 महीने पुरानी 2 महीने के पीछे की डेट लेके बैठे हुए हैं आज यहाँ, 2 महीने की डेट। यहाँ दून विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के 14 तारीख की लास्ट डेट है जिसके लिए केस लगाया गया था। हमारे करण भाई औरों के ऑफिस का मैटर है जिसके लिए केस लगाया गया था। ट्रेटन वालों का मैटर था जिसके लिए केस लगाया गया था, जिसमें अगस्त तक की लास्ट डेट चल रही है, अगस्त की लास्ट डेट चल रही है, जिसकी 14 अगस्त में बैंक डेट खत्म होने वाली है और हमें 1 सितंबर की डेट लेके बैठे हुए हैं। अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो डेट दी होगी उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक न्याय का मंदिर है, उन्होंने जो क्या न्याय उनका फैसला होगा वही सबको सरप्रिया होगा। लेकिन मैं समस्त कर्मचारियों से एक चीज कहना चाहता हूँ, 1 सितंबर की डेट मिली है, हमारी अपनी अधिवक्ताओं से बात हो चुकी है, उनसे हमने अपना मैटर बता दिया है। हमने कहा साहब 1 सितंबर तो बहुत दूर की बात हो गई, लोगों को तो मंजूर है डेट, कुछ लोगों को तो मंजूर है डेट। मैंने कहा साहब डेट तो न्याय के मंदिर ने दिया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें कुछ कीजिए। आप इस मामले को 1 सितंबर से पहले सुनिए। अगर आप इस मामले को 1 सितंबर से पहले नहीं सुनेंगे तो हमारे तो कर्मचारी बाहर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? हमारे 65 कर्मचारी दून विश्वविद्यालय से बाहर हो जाएंगे, हमारे खाद्य आपूर्ति के विभाग से करीब 8, 9, 10 कर्मचारी बाहर हो जाएंगे, हमारे पर्यटक से बाहर हो जाएंगे, हमारे उद्यान विभाग से बाहर हो जाएंगे जिनके पद भरे जा रहे हैं। मैंने कहा सर आप इसमें कुछ कीजिए, हमारे राज्य कर के कर्मचारी बाहर हो रखे हैं, 3 महीने से उनके पास नौकरी नहीं है, एक तरफ स्टे लेके बैठे हैं, एक तरफ 3 महीने से उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दिलवानी है भैया, हमने जिसलिए महासंघ की रेट लगवाई गई थी हमारे द्वारा, इसमें कुछ कीजिए। तो उनके द्वारा ये अवगत करवाया गया है, उनके द्वारा ये अवगत करवाया गया है कि बहुत जल्द मतलब हम एक पुनः एप्लीकेशन उसमें एक उसमें न्यू फ्रेश रिट डालने वाले हैं। पहले तो हम एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा तो न्यू फ्रेश रिट डालने वाले हैं, क्योंकि हमें 14 तारीख से पहले उस मामले को सुनवाना पड़ेगा, तभी हमारे कर्मचारियों की नौकरी बच पाएगी। उपनल कर्मचारी महासंघ इसके लिए प्रयासरत है और इसके लिए प्रयासरत रहेगा, और हमारे एडवोकेट दिल्ली में जितनी मेहनत कर सकते हैं उसके लिए कर रहे हैं, और 1 सितंबर से पहले पहले इस मामले को हमें सुनवाना ही सुनवाना होगा। ये हमने एडवोकेट साहब से कहा, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारी बात सुनकर उन्होंने हमारी बात जितना हम सुना सकते हैं, हम उनको कह सकते थे, हमने उनको कह दिया है। तो उन्होंने हमें यही कहा है कि आप बेफिक्र रहिए, हम जितना प्रयास पहले किया था इस डेट को लगाने के लिए, जितना प्रयास पहले किया गया था इस डेट को लगाने के लिए, हम उतना ही प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो इस इंतजार में बैठे थे कि आज कर्मचारियों का मामला 20वें नंबर पे आएगा और हम समान कार्य 19वें नंबर पे आएगा और हम समान कार्य या समान वेतन कर्मचारियों के हाथ में देंगे। और आज अगर नहीं भी सुना जाएगा तो 1 दिन बाद की डेट लगेगी, 2 दिन बाद की डेट लगेगी, हफ्ते भर बाद की डेट लगेगी, हम उसमें जाकर आप लोगों को कम से कम केस जब तक चलता रहे तो समान कार्य समान वेतन दिलवाएंगे। लेकिन क्या हुआ कोर्ट में, उसकी तारीफें हो रही है, डंके बज रहे हैं, वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं हमारे, हम लोग क्यों, क्या करके आ गए हम?
2 महीने पुरानी की डेट, सितंबर की डेट मिली है, हमारे कर्मचारी हमारे अगस्त में बाहर होने वाले हैं, हम क्या करेंगे? तो हमें तो प्रयास करना पड़ेगा ना। तो उपनल कर्मचारी महासंघ समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता है, समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता है उपनल कर्मचारी महासंघ कि हम दोबारा प्रयास करेंगे, हमें न्यू फ्रेश रेट लगानी पड़ेगी, हम न्यू फ्रेश रेट लगाएंगे, लेकिन हमें इसमें स्टे हटाना है सरकार का। और यही बात कल मेरी लोगों से हुई कि चलो मान लिया जो भी हुआ, जिस समय तारीख मिल रही थी, जिस समय हमें तारीख मिल रही थी, मनोज भाई आप और दसवाना जी आप भी गौर करना, और मैं ये बात भट्ट जी भी है क्योंकि काफी समय हो गया है, ये बात आप सबके सब गौर करना, क्योंकि आपको गौर करनी पड़ेगी, आपको कर्मचारियों को समझाना पड़ेगा, आपको फोन आएंगे तो क्या कहेंगे। जब तारीख मिली, तो जिस समय तारीख मिली थी, अगर हमारे एडवोकेट होते तो मेरे ख्याल से वो यही बोलते कि आप हमें 1 सितंबर, आप हमें डेट दीजिए, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं हमें डेट में, लेकिन जब तक ये मामला सुना नहीं जाता तब तक सरकार का स्टे विकल किया जाए, हटाया जाए, जो कर्मचारी बाहर ना हो। अब 1 सितंबर तक अगर कर्मचारी बाहर होंगे, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप लेंगे, मैं लूंगा, दसवाना जी लेंगे, भट्ट जी लेंगे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप खुद सोचिए कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी 1 सितंबर तक अगर कर्मचारी बाहर होंगे तो? ये सबसे बड़ा विषय था। मगर इसको घुमा फिरा कर, अगर किसी को संदेह है मेरी बात पे, तो मैं उसको ओपन चैलेंज करता हूं अपने कर्मचारी महासंघ के पेज में या किसी भी पेज में लाइव बुला लेना। इस बात को मैं सारे कर्मचारी यहां पे भी कहूंगा, जो लोग बहस करने आएंगे उनके सामने भी कहने के लिए तैयार हूं। अगर उसमें डेट लेते समय ये कह दिया जाता कि सर आप डेट मिल रही है, कोई बात नहीं, डेट हमें दे दीजिए, लेकिन सरकार का स्टे विकल कीजिए। वहां पे समझाया जाता कि सर समान कार्य समान वेतन के लिए उमेश कुमार भट्ट जी को जो स्टे लेके बैठे उसमें देवेंद्र लखेड़ा जी को ऑलरेडी समान कार्य समान वेतन दे चुके हैं, ये बताना चाहिए था वहां पे, लेकिन नहीं। अब क्या बोले आप, कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, दूसरे पे तो मैं गुस्सा दिखा नहीं सकता हूं, मेरे को अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, क्या इतनी मेहनत के साथ जोड़ रहे हैं, इस केस को जोड़ने के बाद, इतनी मेहनत के साथ इसको करने के बाद ये रिजल्ट मिलता है हमें। अरे भाई कोई बात नहीं, 14वें नंबर 19वां नंबर नहीं आ रहा था, एक दिन बाद आता, 2 दिन बाद आता, एक हफ्ते की डेट मिल जाती है, एक हफ्ते के अंदर। जब कपिल सिब्बल साहब का नाम क्या है वो बताना चाहता हूं मैं आपको कि 28 तारीख को मामला लगा, 28 तारीख के बाद 5 तारीख की डेट दी गई, मात्र 7-8 दिन बाद की उन्होंने ली वो डेट। उन्होंने कहा जल्दी लगाइए इस मामले को, ये होता है नाम। 5 तारीख के बाद जब मामला आया तब भी उन्होंने कहा कि 20 इसमें डेट दीजिए, तो जब इसमें डेट मिली तो 20 तारीख की, मात्र 15 दिन बाद की डेट मिली। सोचिए क्या नाम है कपिल सिब्बल साहब, कौन सोचेगा इस बात को? कपिल सिब्बल साहब क्या नाम है, आप सोचिए इस बात को कि इतने शॉर्ट टाइम की डेट मिली। इसके लिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है, एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन लगाई जा रही है, और एप्लीकेशन में स्पेशल एप्लीकेशन भी लगाएंगे, उपनल कर्मचारी महासंघ रिट भी लगाएगा। हम दोनों काम करेंगे, दोनों, जो कर्मचारियों के हित में होगा हम उस काम को करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा किसी भी कर्मचारी को, क्यों? क्योंकि 2 महीने तक, 2 महीने की डेट मिल गई है। अब आपके ग्रुपों में मैसेज आएंगे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, क्योंकि 2 महीने का बहुत पुराना, अब तो मेरे ख्याल से 35-40 दिन हो गए, और भी होगा। किसी कर्मचारी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है किसी को। उमेश कुमार भैया जी के द्वारा केस लड़ा जा रहा है, सारी की सारी फीस उनके द्वारा दी जा रही है, और मैं उमेश कुमार भैया का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज के बाद उनके लिए कोई गलत कमेंट्स हमारे उपनल से आएगा तो हम व्यक्तिगत रूप से उसका जवाब देंगे, और हमारी पूरी टीम उसका जवाब देगी। तो जितना मैं आपको समझा सकता था सुप्रीम कोर्ट में समझा दिया। जो लोगों ने नहीं सुना होगा वो दोबारा जाके सुन ले, क्योंकि मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि कल अगर 14वें नंबर पर मामला नहीं आया होता तो एक हफ्ते बाद की डेट मिलती, लेकिन डेट मिलती 2 महीने बाद, पुरानी डेट नहीं मिलती सितंबर के। आज 6वां 7वां 8वां 1 तारीख के, मतलब मैं अगर 30 और यह समझ लो 45 दिन बाद की डेट नहीं मिलती हम लोगों को। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इस मामले को लगवा देते, और हमारा प्रयास रहेगा, जिस नाम के साथ हम चल रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा उस नाम के साथ कि हम कोर्ट में हम अपनी बात कोर्ट में जल्द से जल्द अच्छे तरीके से कहेंगे। और इस 1 सितंबर से पहले पहले हम उसमें रिट लगा रहे हैं, न्यू फ्रेश रिट लगाने की बात हुई है, तो उसमें न्यू फ्रेश रिट लगाकर उस मामले को पुनः खोलेंगे और बताएंगे। हमारे कर्मचारी बताएंगे कि
हमारे कर्मचारी बताएंगे, हमारे एडवोकेट बताएंगे हमें परेशानी क्या है, और वो परेशानी दूर होगी, क्योंकि हमने पहले भी इस मामले में बहुत जल्दी डेट लगाई है, हमारे एडवोकेट साहब के द्वारा बहुत मेहनत की गई है और आगे भी की जाएगी। तो मैं समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद कहता हूं कि आपने हमें इतनी देर झेला। हमें तो क्या क्या झेलना पड़ता है हम बोल नहीं सकते, लेकिन चलो आप हमें भी झेल रहे हो। तो अब इसके आगे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अगर अभी भी किसी को कोई सवाल पूछना हो, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी भी किसी को सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। अब मैं चलूंगा आगे कि इस डिबेट को आगे ले जाते हुए मैं जाऊंगा अपने कार्यकारी अध्यक्ष विद्यासागर धस्माना जी के पास चलेंगे और उनसे दो चीजों को जानेंगे। सर, एक तो इस चीज में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोर्ट में कल हुआ उसमें आपकी क्या राय है, कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया आपके पास रही, और दूसरा जो आज जो ये गलत चीजें फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ लोगों की फर्जी आइडिया बनाकर करवाई जा रही है, ये कहां तक ठीक है और समिति का क्या रहेगा आगे? जी विद्यासागर धस्माना जी। सबसे पहले तो सभी उपनल कर्मचारियों को मेरा नमस्कार, और हेमंत रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई उन्होंने ये लाइव प्रोग्राम रखा है, जिसके जरिए हम अपने जो 22,000 कर्मचारी हैं उन तक सारे मामले पहुंचा रहे हैं। और जिस प्रकार से महामंत्री जी पिछले आंदोलन और उससे पहले भी, खैर जब से वो महामंत्री हैं, संगठन में आए और लगातार कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगातार कर्मचारियों से जुड़े रहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसको उपनल कर्मचारियों का सौभाग्य समझता हूं कि आपके बीच हेमंत रावत जैसे, कुशागर जैसे, जोशी जैसे विनय भाई हैं, और जो भी सारी टीम है, ऐसी टीम आपके बीच है उपनल कर्मचारी महासंघ के रूप में। मैं सबसे पहले, मेरे को 2 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं कि आज जो कमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक पे, उसको प्लेटफॉर्म फेसबुक का उपनल कर्मचारी महासंघ ने दिया है। हम उपनल, इन जितने भी हमारे पदाधिकारी रहे हैं, भावेश जगुड़ी जो संस्थापक थे, महेश भट्ट जी हैं, जितने भी शुरू से लेकर अभी तक, ये प्लेटफॉर्म, ये चीजें जो आज बातें हो रही है ना, वो तब हो रही हैं जब इतने बड़े महासंघ का गठन किया गया और इसको अनवरत रूप से चलाया जा रहा है इस संगठन को। तो आप तब कर पा रहे हो चीजें, लेकिन ये प्लेटफॉर्म दिया था आपको आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि जो काम हो रहा है उसको आप पीछे करें, और एक जो समाज के सभ्य पुरुष है उनके लिए आप ऐसे भद्दे कमेंट्स करें। आपको खुद पता होना चाहिए कि आजकल कौन करता है किसी के लिए कोई चीज। अगर सामने से कोई आदमी कर रहा है आपके लिए, 22,000 कर्मचारियों के प्रति उनकी पीड़ा है, एक समाज सेवी है वो, और महासंघ के प्रयासों से, ये हेमंत के प्रयासों से, कुशागर जोशी के प्रयासों से, विनोद गोदियाल जी के प्रयासों से, मनोज सेमवाल जी के प्रयासों से, विनय भाई के प्रयासों से, पूरे महासंघ की जो टीम है उसके प्रयासों से आज जो है, अगर वो महासंघ का केस लड़वा रहे हैं तो भाई आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप कौन है वो लोग? जैसे हेमंत भाई ने कहा कि ये लोग वही हैं जो 2-4 लोग हैं और फर्जी आईडी बनवाकर महासंघ की छवि खराब करना चाहते हैं। इसमें कुछ उमेश भाई के दुश्मन भी हो सकते हैं और हमारे भी व्यक्तिगत दुश्मन हो सकते हैं। कोर्ट में जो हुआ कल, वो हेमंत रावत जी ने पूरे विस्तार से बता दिया। इतनी स्टडी करके आपको चीजें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आई होगी। हर बात समझ में आई होगी, और इसके बाद भी अगर लोग गुमराह करने वालों की बात को मानते हैं तो फिर तो भगवानी, तब क्या करें हम? तब तो कुछ नहीं करते। तो सब चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंट रखी है, और महासंघ भागता नहीं है। कल कुछ लोग लिख रहे थे कि यार फेसबुक लाइव आना था और भाग गए। ये कल मैंने, हेमंत रावत जी ने और पूरी कार्यकारिणी ने लाइव आना था, लेकिन कुछ कारण हो गए और उस कारण वो लाइव रद्द करना पड़ा। और हम भागते नहीं है। हम जब भी महासंघ में जो भी प्लस आया, माइनस आया, जो भी चीजें आई, लेकिन हम कभी भागे नहीं है। और आपको खुद पता होना चाहिए भाई, आज तक जितना भी हुआ सब महासंघ ने किया। 2016 में 2800 रुपए किसने बढ़वाए आपके? महासंघ ने। 2018 में किसने करे? 2020 में मातृत्व अवकाश का जियो। बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें हैं। मतलब कितनी बार बताएं? मैं पहले तो उमेश भाई से माफी मांगना चाहता हूं। माफी इसलिए मांगना चाहता हूं कि मेरे पेज पे किसी ने ऐसा भद्दा कमेंट्स किया, तो मैं व्यक्तिगत रूप से और सारे
कर्मचारी जो उनके मतलब सारे ही हैं, खैर 22,000 के 22,000 लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो, तो मैं उमेश भैया भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उन्होंने भी कमेंट्स लिखा है, वो उन बातों को, वैसे तो वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और इन बातों को ध्यान में भी नहीं रखेंगे, वो ये देखेंगे कि 22,000 में से 2 लोग हैं जो ऐसा लिख रहे हैं, बाकी 21,998 लोग जो हैं वो उमेश भैया से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि वो हमें इस जो ये अधर है जहां से थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, थोड़ा सा क्यों, बहुत आगे बढ़ाया, इस केस की जो स्थिति थी वो सब जानते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने वाले सब जानते हैं। मैं, दूसरे जो लोग हैं, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई चीज नहीं है, पर ये पता होना चाहिए जहां पे देश के सर्वश्रेष्ठ वकील खड़े हों वहां पे दूसरे आदमियों को उंगलबाजी करके दूसरे उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और जब केस आ रहा है तो सबके सामने रखा जाए, उसमें हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है और भी पैनलिस्ट हैं और मैं सभी कर्मचारियों से जो भी मेरी इज्जत करते हैं, जिनको विश्वास है मैं इतना उम्र दराज आदमी हूँ, मैं मैं मेरे साथ रहते हुए कोई गलत नहीं कर सकता। हाँ, किसी चीजों में देर हो सकती है, अन्य चीजें भी आपको बताई गई हैं और महासंघ चाहे 56 दिन का हड़ताल का मामला हो, आपको उसका प्रतिफल देने के लिए जो है हम पूरा प्रयास चल ही रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी कोई भी गोदियाल जी बोल के गए, हेमंत रावत जी ने बोला है, कहीं कसर होगी तो सब निश्चिंत रहें और धैर्य बना के रखें। मैंने भी कल धैर्य की बात कही थी, कुछ लोगों में धैर्य नहीं है। अरे आप विश्वास रखें यार, ऐसा थोड़ी है, सारी इतने सालों से इतनी सारी चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा धैर्य, कोर्ट की प्रक्रिया होती है, कोर्ट किसी के पिताजी का नहीं है, मेरे पिताजी का नहीं है और सामने देखो जो गलत कर रहा है उसके लिए बोलो ना, जो सही कर रहे हैं उनके लिए तो बोलने रहो, जो गलत कर रहा है उसको बोलने रहो। तो जैसे रावत जी ने कहा भाई कोई गलत लिख रहा है उमेश भैया के लिए तो आपको 1000 कमेंट जाने चाहिए उसके खिलाफ, तो जब भी उमेश भाई के लिए कोई गलत लिखे तो टूट पड़ो, उन पे टूट पड़ो। और मेरी फेसबुक पे मैं यहाँ पे ओपन चैनल, मेरे पे किसी ने करा तो मैं व्यक्तिगत रूप से छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे पेज पे किसी ने करा मैं कमेंट्स लिखता रहूंगा, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखता हूँ। उमेश भाई के लिए कोई भी मेरे फेसबुक पेज पे कुछ लिखेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी जाऊंगा उसके पास, ये मैंने बता दिया। धन्यवाद जी। तो जैसे मेरी आवाज आ रही है मनोज भाई? मनोज सेमवाल जी, मनोज सेमवाल जी शायद अभी उसमें है, कट के आ रही है तो आवाज, अभी मेरा नेट प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। जी जी जी, तो मैं चाहूंगा मनोज सेमवाल जी आप अपनी बात को भी रखें इस बीच में, क्योंकि नेट आपका चल नहीं पा रहा है, तो आप जो भी बात रखना चाहते हैं अपनी, तो कृपया करके इस बात को रखें और उन लोगों को, खासकर उन लोगों को इस आपके द्वारा जरूर कुछ कहा जाए जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन कर्मचारियों का हित चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब है आपका? जी मीडिया प्रभारी महोदय मनोज सेमवाल जी। मनोज सेमवाल जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। अगर मेरी आवाज आज तक आप तक पहुंच पा रही है, मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। शायद नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो थोड़ा सा मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, कृपया उन्हें तो फिर स्वयं आगे आकर कुछ करने की रखें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बतेरों का काम क्या है कि दिन भर अपने पूरे काम निपटा के और शाम को फोन पकड़ा खाना पीना खाने के बाद, और उसके बाद उल्टे सीधे कमेंट करना है, मतलब दूसरे को अग्रेसिव करने वाली बात है। मैं तो विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा उमेश कुमार बड़े भाई का, जो कि निस्वार्थ भाव से उपनल कर्मचारी के लिए जो है इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उनका हमेशा जो है कि कृतज्ञ रहना चाहिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, और वो अगर हमारे लिए आगे खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जैसे तो उनका जो है कि बिल्कुल बहिष्कार किया जाए और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना, मैं चाहता हूं कि उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाए।
पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई का, जो कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े पैनल तक हम लेके गए हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक लेके गए हैं। उमेश कुमार जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और भैया इतने विशाल हृदय के हैं कि वो हमारे लिए कभी गलत नहीं चाहेंगे। अगर कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आ गई ये बात कि वो लोग हैं जिनका उपनल कर्मचारी से कुछ लेना देना नहीं है। तो पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वास रखिए सुप्रीम कोर्ट में अवश्य हमारी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इसके बाद में अमित भट्ट जी, जो आज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, हमारे कार्यकारिणी के विशेष सदस्य हैं। मैं अमित भाई से चाहूंगा कि अमित भाई, ऐसे कर्मचारी जो कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो कमेंट्स करते हैं रात को, थोड़ा अपना, अब आपको पता है कि रात की स्थिति क्या रहती है, और कमेंट्स करके भूल जाते हैं कि हमने क्या कमेंट्स किया था, लेकिन उससे क्या कर्मचारियों का हित हो सकता है, इस बारे में विचार नहीं करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के बारे में क्या कहना है आपका? अमित भट्ट। जय गंगा माई की, जय गंगा माई की। बस मेरा सभी से निवेदन यह है, सबको साथ रहना पड़ेगा और उपनल महासंघ पर विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ असामाजिक तत्व है जो उमेश भाई के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं पर्सनल उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हेमंत जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो और मुझे पता भी है कि सभी उपनल कर्मचारी महासंघ इस कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, 24 घंटे अपने घर से बाहर जा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी गलत कमेंट ना किया जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जय गंगा माई की। बहुत बढ़िया अमित भाई, आपने जो अपनी बात रखी, और क्योंकि और भी लोग हमारे साथ थे कि नेट प्रॉब्लम की वजह से वो हमें नहीं सुन पाए, तो मैं, क्योंकि अभी समय, क्योंकि 1 घंटे का हो चुका है, लेकिन मैं विद्यासागर दसवाना जी के पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। मैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी से एक चीज मतलब पूछना चाहता हूं। सर, ये लोग भद्दे कमेंट्स करते हैं, क्या मानसिकता वाले लोग होंगे सर? ये क्या इनकी मानसिकता होगी, और क्या ये सोचते हैं? धरातल में लड़िए, फील्ड में आइए, आप हमारे साथ फेसबुक में आइए, डिबेट कीजिए, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछने, हमसे कोई क्वेश्चन पूछिए। अगर किसी कर्मचारी जो लिखते हैं कि महासंघ ने पैसा इकट्ठा किया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? और जो लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ गया, क्योंकि कई लोग 56 दिन आंदोलन में आ नहीं पाए, जब वो 56 दिन आंदोलन में आ नहीं पाए तो उन्हें पता ही नहीं है, तो ये ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? विद्यासागर दसवाना जी। तो रावत जी, ऐसा है, जो उपनल कर्मचारी महासंघ का सदस्य है उसको पता है आंदोलन में क्या स्थिति थी, किस प्रकार से आंदोलन किया गया, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन किया गया, और वहां पे क्या क्या चीजें थी, क्या व्यवस्थाएं थी, उनको सब पता है कि कितने लोग रात को सोते थे, क्या करते थे, क्या होता था, सब चीजें पता है। और जो हिसाब किताब की बात है, वो पूरा हिसाब किताब उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा तैयार किया गया है, और जो उसके सक्षम पदाधिकारी होते हैं, माननीय कोषाध्यक्ष महोदय, उनके पास सारा जो भी कैश बुक है, लेजर है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, बिल वाउचर हैं, वो सारे वहां पे मौजूद हैं। जो उपनल कर्मचारी सदस्य है, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा है कि भाई साहब मुझे हिसाब चाहिए, और किसी को हिसाब चाहिए तो मुझे संपर्क करे, व्यक्तिगत रूप से फोन करे मुझे। मैं अपना फोन नंबर भी, वो ज्यादातर को पता है लेकिन मैं डाल ही दूंगा। और जो माननीय वो हैं कोषाध्यक्ष महोदय, हम उनसे भाई आपको हिसाब दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त क्या है, अभी कोरोना का चल रहा है हिसाब किताब, हम एक विस्तृत मीटिंग बुलाएंगे, आम जनसभा बुलाएंगे हम, और पूरा हिसाब रखेंगे। आप निश्चिंत रहे, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरा हिसाब किताब रखवाऊंगा। ये मैंने आज बोल दिया, क्योंकि हिसाब किताब के बारे में बहुत ज्यादा बातें, कुछ लोग, बहुत ज्यादा भी नहीं हो रही, पर कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उनका देखी कुछ जो हमारे लोग जानते हैं वो भी गुमराह हो रहे हैं। तो हिसाब किताब कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई कह रहा है कि भाई आपका 25,000 लोगों ने वो दे दिया, पैसा दे दिया। अभी 25,000 तो है भी नहीं एम्प्लॉई। तो ऐसी बातें हो रही हैं, और जो लोग जानते हैं, जिनको आंदोलन में थे और जुड़े हुए हैं संघ से, उनको सब पता है, और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई हमारा जो सदस्य
से है उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है कुछ छोटे मोटे संघ बने हुए हैं कहीं पे भी, जो भी होंगे, छोटे होंगे बड़े हो, जो भी होंगे अपने हैसियत से होंगे जहाँ होंगे, लेकिन उनको खुजली हो रही है हमारे हिसाब किताब से। अरे हम अपने कर्मचारियों को खुद देंगे ना हिसाब किताब, ले हमसे, मेरे से ले हिसाब किताब, दिलवा दूंगा मैं, पर आम सभा में दूंगा, हो फोन पे में कोई हिसाब नहीं दूंगा और फेसबुक पे हिसाब नहीं मिलेगा। जो नियम है हमारी कार्यकारिणी का, आम सभा होगी और उसमें हिसाब दिया जाएगा। दूसरा, ऐसे ही लोग भद्दे कमेंट्स भी करते हैं और इनको करवाया जाता है जिन लोगों को हमसे व्यक्तिगत कोई दिक्कतें हैं। तो ऐसे लोगों से मैं एक बार मैं उनको चेतावनी देना चाह रहा हूं कि व्यक्तिगत चीजें, ये चीजें, आपका भी संघ है, हमने कभी नहीं बोला किसी को कि तूने पैसा क्या किया, किसी का हिसाब नहीं मांगा किसी दूसरे संघ का। तो हमारे संघ का भी हम अपने कर्मचारियों को खुद हिसाब देंगे, अपने सदस्यों को खुद देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं बस। हाँ जी रावत जी। जी, आपका कहना एकदम ठीक है सर। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? हाँ मेरे तक आ रही है। हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, आपका कहना एकदम ठीक है सर। अच्छा, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है ना अब तक? तो सर क्योंकि अब समय भी हो गया है, क्योंकि अभी विनय भाई भी मेरे ख्याल से कहीं उनके नेट प्रॉब्लम हो गई, बस मेरा आपसे, आप क्योंकि कई मैं अगर एक साफ शब्दों की भाषा में कहूं कि विद्यासागर धस्माना जी, विनोद गोदियाल जी, कुशागर जोशी जी, दीपक चौहान जी, महेश भट्ट जी, भावे जगुड़ी जी, मैं स्वयं, अगर किसी के दिमाग में भी कुछ हो, मैं आज कहना चाहता हूं इस चीज को, क्योंकि गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ा सी मजाक भी चलता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, तो जब आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो उसमें एक कटप्पा का रोल है। तो कटप्पा साहब के ड्यूटी रहा करती थी, उनकी ड्यूटी किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होती थी, उनका कर्तव्य महेशमती की खुशी के साथ हुआ करता था। तो ये सबके सब जितने भी लोगों के मैंने आपको नाम लिए और भी, विनय प्रसाद जी, कई लोग, विजयराम खखरियाल जी, अपने मनवीर तड़ियाल जी, और भी मैं कई पदाधिकारियों के नाम अगर नहीं, क्योंकि समय के सीमा है, सभी पदाधिकारी, विवेक भट्ट जी, सभी के लिए कहना चाहता हूं कि ये उपनल कर्मचारी महासंघ के सम्मानित सदस्य हैं और इनको कोई नहीं तोड़ सकता है। भट्ट जी अभी आए थे, आपने देखा होगा, लेकिन वो कार ट्रेवल्स में, इसलिए वो नहीं उस संपर्क में आ पाए। हम सब एक हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बस मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रयास उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने किया है, उस प्रयास को जाहिर ना होने दें। मैं आपको फिर कहता हूं, कहीं ना कहीं उमेश कुमार भैया जी के जो यहाँ दुश्मन हैं, जो उनकी पोस्टों में जाके कमेंट्स करते हैं, जानबूझकर करते हैं, या जो आपका हमारे दुश्मन है, वो जानबूझकर कमेंट्स करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल साहब जैसे महान एडवोकेट इनसे छिन जाए और ये केस वैसी दोहराए में चलता रहे जैसे 3 साल से चला हुआ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोगों का विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास हमारे साथ है। मैं समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, आज के बाद कोई भी ऐसा कोई कमेंट्स लिखे तो आपकी भी जवाबदारी बनती है उसको जवाब देने की। मैं तो व्यक्तिगत रूप से दे ही रहा हूं, हम तो व्यक्तिगत रूप से जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन और भी जगह जाके आप लोगों को भी अब ये जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जितने भी लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, इनकी मानसिकता में केवल एक चीज, क्योंकि मनोज सिमाल जी आ गए हैं 5 में, क्योंकि उस समय उनका शायद नेट नहीं आ रहा था। मनोज भाई, ये क्वेश्चन आपसे छूट गया था मेरा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मनोज भाई, क्या मानसिकता वाले लोग होंगे ये, जो इतना, देखो दुश्मन हमारे कमेंट्स, कल एक इसमें कमेंट्स कर रहा था, वो बंदा ना तो उपनल से कार्यरत है, ना किसी संस्था से, ना कोई आउटसोर्सिंग कंपनी से। वो जो बंदा है वो कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी है और वो हमारे आके कमेंट्स कर रहा है। मैं
जितने भी हमारे यहाँ लोग पेज चलाते हैं, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, अपने पेजों से, ग्रुपों से तत्काल लेफ्ट कर दिया जाए। हमें इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। और मनोज भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है मनोज भाई? क्योंकि मनोज भाई के फिर सिग्नल कट गए हैं और समय भी ज्यादा हो गया है। मैं लास्ट में जाते जाते विद्यासागर दसमाना जी से कमेंट्स लेना चाहूंगा जी। अच्छा, मनोज सेमाल जी आ गए हैं सर। जी बहुत बारी है जी जी मनोज सेमाल जी, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए आप? एक मैसेज, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? कमेंट्स लेना चाहूंगा जी। अच्छा, मनोज सेमाल जी आ गए हैं। मनोज सेमाल जी। हाँ जी, तो सर मैं यही चीज बोलना चाह रहा था कि ये वो लोग हैं जिनका उपनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ हमारे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की डेट में अगर एक ताकत है तो उपनल कर्मचारी के बीच में है। क्योंकि बहुत सारी कोशिशें की गई हैं हमारे महासंघ को तोड़ने की, हमारे कर्मचारी को बरगलाने की, काफी सारी कोशिशें की गई हैं। अब वो कौन संगठन है ये हमें पता नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई संगठन है या कोई हमारे बीच के ही कोई ऐसा जो कि अपने राजनीतिक वो रोटी सेकना चाहते हैं, शायद उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सब काम करवा रहे हैं। लेकिन उपनल कर्मचारी नहीं टूटेगा, ये मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं अपने माध्यम से और अपने महासंघ के माध्यम से कि हम नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारी अखंडता है। हम आज से नहीं, हमारे महासंघ को लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं और वो आज तक भली भांति चल रहा है। बीच में कुछ अप डाउन होते रहते हैं, ये तो इसी संगठन का नहीं, हर संगठन का एक वो होता है। लेकिन हम एक मजबूत कड़ी के साथ जो है आज सुप्रीम कोर्ट, मतलब वही कोर्ट से रोड तक दोनों जगह हम लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो हमें कोई ना तो तोड़ सकता है और दोनों जगह से हमें जीत अवश्य मिलेगी, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है। और मैं हर कर्मचारी को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे साथ में जो खड़े हैं वो अपने में एक जो है कि बहुत बड़ी शख्सियत है जो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उमेश भाई का मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा। कल रात उन्हें जो है कि काफी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। फिर उसके बाद जैसे हमें जानकारी मिली तो हमने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा कोई रिस्पॉन्स हमें दिया नहीं गया है। लेकिन वो वही व्यक्ति है जो कि उनसे हमें डिस्कनेक्ट करना चाहता है। उमेश भाई इस उससे टूट जाए, बस ये एक वो उनकी वो एक कोशिश है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। जी जी, तो मैं, क्योंकि अब समय भी काफी हो गया है और मैं आखिरी कमेंट्स भटजी के द्वारा, भटजी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हो, अगर भटजी कोई कमेंट्स करना चाहते हो आखिरी। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सब एकत्रित रहें और उपनल महासंघ पर विश्वास बना के रखें। और फिर दोबारा मैं यही कह रहा हूं, जो भी असामाजिक तत्व है अगर वो गलत कमेंट करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और मैं अब लास्ट कमेंट विद्यासागर दसमाना जी से लेना चाहूंगा। आप विद्यासागर दसमाना जी से एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, क्या आपका लास्ट मैसेज रहेगा कर्मचारियों के लिए और खासकर जो 27 तारीख को कैबिनेट होने वाली है उसके लिए? ये रावत जी आता है जो महेश पति का शासन बोला है ना, तो मैं सभी उपनल कर्मचारियों से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी टीम है, महासंघ की टीम है, उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। भावेश जगूड़ी जी हैं, महेश भट्ट जी हैं, दीपक चौहान जी हैं, अपने कोषाध्यक्ष को अंकुर बिजलान जी हैं, हेमंत रावत जी तो हैं ही, कुशागर जोशी जी हैं ही, यहाँ मनोज सेमवाल जी हैं, विनय भाई हैं, यहाँ भट्ट जी हैं, मतलब ऐसे तमाम लोग, अभिनव जोशी जी हैं, सारे जिलाध्यक्ष जितने, विवेक भट्ट जी हैं, सारे लोग। अभी हम सबका जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारा अभी एक ही लक्ष्य है कि कोर्ट में जो ये लड़ाई चल रही है उमेश कुमार भाई की तरफ से के सहयोग से, उसे हम जीतें और रोड की जो हमने हड़ताल की लड़ाई लड़ी थी उसका प्रतिफल हमें मिले। तो मैं सभी कर्मचारियों से ये निवेदन करना चाह रहा हूं, भाई मुझे आप जानते हैं कई सालों से देखते आ रहे हैं और संघर्षों को देखा है, और मेरी बात पे मतलब
मुझे वैसे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी बोलने की, आज मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि उमेश भाई की बात यहाँ पर आई है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मैंने कल भी धैर्य की बात कही, आगे भी बोला है कि धैर्य रखें, और रावत जी ने विस्तार से चीजें बता दी हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों पे ना है। और जो गलत लिख रहा है, कोई भी, आप फेसबुक के जितने पेज हैं उपनल महासंघ के, जितने जो भी चला रहा है, उन पेजों पर चेक करें। कोई अगर उमेश भाई के लिए कोई या किसी संगठन के लिए कोई भी गलत चीज लिख रहा है तो उसको कमेंट्स करें। मैं कमेंट देखना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी कितना प्यार करते हैं हमें। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा मैंने कहा आपको, इस समय जो है लड़ाई पीक पर है और इतने समय से हम लड़ाई लड़ते आए हैं, उसका प्रतिफल मिलना है, सालों सालों का प्रतिफल मिलना है। तो इसमें समय डगमगाना नहीं है और जो हमारे मोराल को समाप्त करने की ओर मतलब कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब देना है। धन्यवाद रावत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी चीज कही है। और मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, सभी कर्मचारी एक चीज का, जो लोग हाँ, एक ये मैसेज मैं आपको टैग कर देता हूँ सर, ये मैसेज आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक भाई साहब लिख रहे हैं, जो पैसा मांग रहा है, बस वो आप लोग खुद ही समझ जाइए कि वो क्या लिखा है। मैं उनका जवाब, मैं उनको कोई ऐसा कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मैसेज आप देख रहे हैं, पैसा देने की जरूरत किसी को नहीं है। मैं समस्त कर्मचारियों से कह रहा हूँ, और वो भी पैसा उन लोगों को दे जिन्होंने उपनल कर्मचारी का केस सुलटा करवाने के बजाय उल्टा करवा दिया। किसको दे पैसा है सर? आप, मैं समस्त पैनल से कहना चाहता हूं, किसको दे हम पैसा? उनको जिन्होंने हमारे केस को उल्टा कर दिया सीधा करने के बजाय। क्या लोग हैं, कैसे क्या सोच के कोर्ट में गए थे? क्या बात करते हैं कि हम लोग उसके क्या वो बार बार वो सर्विस मैटर वालों, थोड़ा कोर्ट में अपने एडवोकेटों को थोड़ी जानकारी भी दे देते, बताते। उमेश चंद्र शर्मा जी का केस बताते। आप देवेंद्र भट्ट जी, लखेड़ा जी का केस बताते, क्यों नहीं बताया आपने? आपको बताना चाहिए था ना। आज समस्त कर्मचारियों को 20 तारीख को समान कार्य समान वेतन मिलना था, लोग डेट लेके आए। तालियां बजाओ, तालियां बजनी चाहिए इन लोगों के लिए। हद हो गई किसी बात की। और मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, ओपन, जो भी लोग हैं, मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, ये फेसबुक व्हाट्सएप में ये मैसेज वाली हरकतें छोड़ दो। हिम्मत है तो जो बात में हेमंत रावत आज कह रहा है, यहाँ पे हमारे विद्यासागर धस्माना जी कह रहे हैं, अगर जिन पे हिम्मत है वो लोग यहाँ पे आए, वो लोग डिबेट करें। जिस मर्जी डिबेट में, जहां मर्जी मुझे बुला लीजिए, मैं एक एक जवाब लेके आऊंगा और उस बात का जवाब दीजिए आप हमें कि आप करना क्या चाह रहे थे आज 14 तारीख को। 14 तारीख को आपने 14 नंबर में किया क्या? इस बात का जवाब आप, अगर आप जब मर्जी तब बुला लीजिएगा उपनल कर्मचारी महासंघ की टीम को। उपनल कर्मचारी महासंघ की टीम हर जगह चालू होगी। अब आते हैं मेन 27 तारीख वाले मुद्दे पर। उपनल कर्मचारी महासंघ की समस्त टीम कल या परसों में, क्योंकि माननीय मंत्री जी से मिली थी, कैबिनेट की डेट तय नहीं हुई थी, अब कैबिनेट की डेट जैसे अखबारों के माध्यम से उपनल कर्मचारी महासंघ का मामला 27 तारीख को कैबिनेट में अगर नहीं आता है तो उपनल कर्मचारी महासंघ को मजबूरन कहीं कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम माननीय मंत्री जो हमारे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं, हमारे गणेश जोशी जी हैं, हमारे धन सिंह रावत जी, कल हम उनसे जाकर कल मिलेंगे, पूरी समिति मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सर इतने दिन का जो आपने इतनी अच्छी कमेटी हमारे लिए बनाई थी, इसका एक रिजल्ट मिलना चाहिए, कर्मचारियों का वेतन रिलीज होना चाहिए और कर्मचारियों को ना हटाने की प्रक्रिया यहाँ से चालू होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा विश्वास होगा सरकार के प्रति हमारा। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखते हुए 27 तारीख की तैयारी कर्मचारी महासंघ की टीम बहुत बेहतरीन तरीके से करेगी और मिलेगी सबसे। और मैं समस्त इस पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि मुझे भट्ट जी ने गुस्सा करने के लिए कम मना किया हुआ है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं कि सुधर जाइए, वरना कानूनी तौर में जो भी नियम होंगे हमें मजबूरन कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे। कई जगह हमने उठा भी दिए हैं, कई फर्जी एप्लीकेशनों के द्वारा उपनल कर्मचारी महासंघ को फंसाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन उसमें भी लीगली नोटिस इशू कर दिए गए हैं कई जगह। उपनल कर्मचारी महासंघ
जिस मंच पर, जिस जगह, जहां चाहेंगे वहां वहां बुला लीजिए, पूरी टीम आएगी। जिसको, जिस आदमी को हिसाब चाहिए वो अपनी एक पर्ची 2018 की पर्ची लेके मत आना हमारे पास, वो हाई कोर्ट का केस था। 2019 की पर्ची मत लेके आना हमारे पास, वो 2019 का केस था। धरने की पर्ची मत लेके आना हमारे पास, वो धरने की पर्ची थी। ये नहीं कहेगा महासंघ। महासंघ ये कहेगा आपको जब से 2011 से लेकर भावे जगुड़ी जी के टाइम से लेकर और कुशागर जोशी जी के टाइम का जो भी हिसाब चाहिए होगा आप ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग डंके की चोट में सामने आके बोल रहे हैं इस बात को। हम हमेशा एक चीज को कहते हैं कि इतना जरूरत से ज्यादा उससे मांगते नहीं है, जरूरत से कम वो देता नहीं है। कई लोगों को हमारी गाड़ियों से आपत्ति है, कई लोगों को हमारी एक्टिवा से आपत्ति है, कई लोगों को हमारी बाइक से आपत्ति है, कई लोगों को बहुत सारी आपत्तियां हैं। भैया आपत्ति आप अपने पास रखिए। उपनल कर्मचारी महासंघ के जो पदाधिकारी हैं वो कोई इतने भी गए गुजरे नहीं है कि एक एक्टिवा या एक बाइक ना रख पाए या गाड़ी ना रख पाए अपने पास। और ये चीजें हमारे पास आज से नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुझे विद्यासागर दसमाना जी और मनोज सेमाल जी इस पैनल में वो दोनों जानते हैं, हम आज से ये चीजें नहीं रखते हैं। हम 2010, 11, 12 से रखते हैं। जब मैं तो संगठन में 2017 में आया अगस्त में, मैं सामने से कहता हूं पहले हम भी पीछे खड़े रहते थे, लेकिन जब हम सामने आए विद्यासागर दसमाना जी का पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे इस जगह में पहुंचाने की पूरी कोशिश की और मैं आज उनके आशीर्वाद से इस जगह में पहुंचा भी हूं। पहली मीटिंग में जब मैं पहली मीटिंग कभी मैंने अटेंड की थी तो वो सबसे पहले उन्होंने मेरा समर्थन किया था। मैं उनका इस बात के लिए हमेशा आभारी व्यक्त करता हूं। मनोज सेमवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, संगठन में हर काम करते हैं। मैं समस्त कर्मचारियों से क्योंकि अभी भी ये अच्छी बात है कि अभी भी हमारा कर्मचारी 300 के करीबन लोग सुन रहे हैं। मैं समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूं किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा भी नेट पैक जवाब दे गया है, तो ज्यादा ज्यादा कुछ ना कहते हुए जी। हेलो, तो चलिए, क्योंकि नेट प्रॉब्लम भी हो रहा है। विद्यासागर दसवाना जी की भी अब वो भी अब कार्यक्रम से जा चुके हैं और हमारे भट्ट जी इस समय कार्यक्रम में है। और मैं समस्त उपनल कर्मचारियों को एक चीज और कहना चाहता हूं। कई लोगों को मेरे लाइव आने में बहुत ज्यादा परेशानी है। वो लिखते हैं मेरे को कि बार बार हेमंत महामंत्री के पास और कोई काम नहीं है, वो लाइव आ जाता है। अगर आपको भी लाइव आना है तो आप मुझे अपना नंबर भेजिए, मैं आपको नंबर भेजता हूं। मेरा काम लाइव आके केवल एक चीज का जवाबदारी रहती है। मैं अपनी जवाबदारियों से भागता नहीं हूं, मैं अपनी जवाबदारियों को निभाता हूं और मैं निभाता रहूंगा जब तक उपनल कर्मचारी महासंघ का सदस्य हूं। जिस दिन सदस्य, महामंत्री या अन्य पदों में नहीं रहूंगा, एक कर्मचारी के नाते हमेशा अपनी आवाज उठाता रहूंगा। और जो लोग कहते हैं ना, दुश्मन जितने ज्यादा होंगे चाहने वाले उससे ज्यादा होंगे। उमेश भैया ने एक दिन लाइव में कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उमेश भैया ने, कि जितने दुश्मन होंगे उससे ज्यादा चाहने वाले होंगे। आप काम करते रहिए। और मैं आपसे एक चीज फिर कहना चाहता हूं, सारे कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि 27 तारीख की कैबिनेट के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। जो हम कर सकते हैं मुमकिन प्रयास, वो सारे प्रयास करेंगे। इसी के साथ समस्त कर्मचारियों का, क्योंकि जो आप जो लोग भी और जिन्होंने भी सवाल पूछे, काफी लोगों के जवाब हमने दे दिए हैं और कोशिश करेंगे कि और भी जल्द जवाब दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से कल, क्योंकि आज ईद की छुट्टी है, तो कल हमारी तरफ से वहां एक रिट और लगाई जाएगी। न्यू रिट, आप सुन लीजिए, न्यू रिट लगाई जाएगी या उसकी में न्यू फ्रेश एप्लीकेशन लगाई जाएगी, लेकिन लगाई जरूर जाएगी। क्योंकि हमारे कई विश्वविद्यालयों में, कई हमारे विभागों में 14 अगस्त की लास्ट डेट है पेपरों की। वो पेपरों का अगर जमा हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। इस बात को भी कहा जाएगा। अभी एक बेरोजगार संगठन के सदस्य है, वो हमें कमेंट्स कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, बेरोजगार संगठन के सदस्य से, जिस दिन आप उपनल जैसी एजेंसियों को, पीआरडी जैसी एजेंसियों को, या जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ खड़े होंगे, सारे कर्मचारियों को खड़े करेंगे, उस दिन उपनल कर्मचारी महासंघ का प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं उस आंदोलन में आऊंगा और सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा कि इन आउटसोर्सिंग कंपनियों को बंद कीजिए। इन्होंने हमारा शोषण 10-10 साल से किया हुआ है।
12-12 सालों से किया हुआ है। मैं हमेशा आंदोलन में भी एक चीज कहता था, और ये बात मैंने बहुत बड़े पैनल में भी बोली है कि मुझे नहीं चाहिए परमानेंट नौकरी, मुझे मत दीजिए समान कार्य समान वेतन, समानता का अधिकार सबको दीजिए। तो आर्टिकल 16 की बात करनी है तो सबके साथ कीजिए, बस मुझे एक काम कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो 12 साल मैंने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, वो मेरी जवानी के 12 साल मुझे वापस कर दीजिए। मैंने आज तक जितनी भी तनख्वाह ली है, मैं सारी की सारी सरकार को सूद समेत वापस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वही पुराना 18-19 साल का हेमंत बना दीजिए। मैं आपको सारी की सारी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं अपनी, मैं आपको ब्याज समेत सारा पैसा दूंगा, लेकिन मुझे 18 साल पीछे लेके जाइए। उसके बाद मैं भी, आप इस आउटसोर्सिंग एजेंसी को मत खोलिए, क्वालिफाई करेंगे, आप पेपर निकालिएगा, हम भी क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करके आपके सामने आएंगे। लेकिन वो 18 मेरे को वो 12 साल 13 साल वापस चाहिए, मेरे प्रत्येक कर्मचारी को वापस चाहिए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही जाएगी। आप बात करते हैं आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 16 को पूरा समझिए, आर्टिकल 16 को पूरा समझिए, उसमें भी एक टाइम वन टाइम सेटलमेंट मिला है। ये प्रत्येक कर्मचारी को मैं कहना चाहता हूं। कुछ कुछ उत्पत्तियों लोगों के कारण केस में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसको जल्दी से सुधारने की कोशिश की जा रही है, और जो उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि अब ये समय ज्यादा हो गया है, आप लोग भी इतनी देर से हमें देख रहे हैं, मैं तो मान गया हूं कि कर्मचारियों का प्यार बना रहे। बस आपसे एक हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जो मुझे अपना भाई समझता हो भाई के नाते, जो मुझे अपना मित्र समझता हो मित्र के नाते, जो अपना बेटा समझता हो बेटे के नाते, मैं सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, उमेश भैया एक हमारी उम्मीद है। अगर वो उम्मीद हमसे खो गई, लड़ेंगे तो केस हम फिर भी, लेकिन केस आपका वैसी हो जाएगा जैसे 2019 से चल रहा था। जो लोग, कुछ लोग चाहते हैं साजिश तहत, कई लोग तो साजिशों के तहत घुल मिल गए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे, वो करवाया जा रहा है। उमेश कुमार को लीडिंग पार्टी, उमेश चंद्र शर्मा जी को लीडिंग पार्टी से हटाकर दूसरे को लीडिंग पार्टी बनवाने में जो श्रेय जाता है, वो श्रेय तो किसको किसको जाता है आप समझ लीजिए। जिसमें हमें समान कार्य समान वेतन मिलना था 20 तारीख को, उसको खत्म कर अब, क्योंकि उमेश कुमार साहब का केस, उमेश चंद्र शर्मा जी का केस अब अलग हो जाएगा। जब उनका केस अलग हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि अब मामला कहाँ आ गया। और अगर उसके जुड़ा, जिसमें 2018 से सारे केस जोड़े जा रहे थे, आज उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सच्चाई उपनल कर्मचारी महासंघ, सच्चाई हमारे बड़े भाई हैं हल्द्वानी के, मैं उन भाई का दिल से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके द्वारा हमें ये बताया गया था, और कई लोगों को बताया गया था, हमें अकेला नहीं बताया गया था, कई लोगों को बताया गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं, हम तो ज्ञानी नहीं है, हमें तो समझना है। उनके द्वारा फिर ये मामला, इसकी एक स्पेशल मैं आपको व्हाट्सएप और फेसबुक में मैं भेजूंगा। मैं वो जो 28 तारीख को लगा था, उसको मैं आप सबको भेजूंगा अभी व्हाट्सएप में, कि उसमें क्या लिखा गया था। अगर लीडिंग पार्टी आज, अगर पहले तो एक केस पहले अलग करके दिखाते ना, पहले लीडिंग पार्टी बन के दिखाते, जब से कपिल सिब्बल साहब आए तभी से तो केस चालू हुआ, वरना केस तो लटका हुआ था। बड़ी हमें कहते हैं ये आपका केस, वो क्या केस, उस समय तक तो लटका ही हुआ था। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं समस्त कर्मचारियों से कि दोबारा अपनी हिम्मत नहीं टूटने देंगे। हिम्मत हमारे अंदर बहुत है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को पहले सुना जाए। और समस्त कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वही जो मैं हमेशा कहता हूं, जिन्होंने गालियां लिखी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्यार दिया है उनको मैं सलूट करना चाहता हूं। और समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो लोग हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग महासंघ से इतनी बड़ी शक्ति छिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उमेश कुमार जी भैया जी जो हमारी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए अनशन लिख रहे हैं। आप लोगों का कर्तव्य बनता है, 2 जीबी डाटा मिलता है आपको, एक कमेंट्स में आपका 1 केबी भी खर्च नहीं होगा। आप उसमें जाइए, उसमें कमेंट्स कीजिए, उन लोगों को बताइए कि अगर आप एक शब्द लिखोगे तो हम 100 लिखेंगे। और मैं समस्त कर्मचारियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जब उमेश भैया के कमेंट्स के नीचे कमेंट्सों की लाइन लगी तो इतने कमेंट्स आ गए कि पूछो मत। और बाकी व्यक्तिगत रूप से भी अब हम लोगों को समझाना चालू करेंगे। और व्यक्तिगत लोगों अब उपनल कर्मचारियों के लिए जो कर सकते हैं उससे ज्यादा करेंगे, जो अपनी पूरी ताकत के साथ करेंगे।
बस एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी एकता हमारे साथ होनी चाहिए। पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, और खासकर उन लोगों को तो देनी नहीं चाहिए। अब तो उन लोगों को पैसा बतेरा उनके पास, वो केवल ऐसे पता नहीं कहाँ उनका, हम महासंघ का हिसाब जिसको चाहिए वो ले लीजिए, और बाकी अब पैसा कहाँ जा रहा है दूसरे लोगों का हमें नहीं पता। पैसा बतेरा होगा उनके पास, हमें जानकारी मिली है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और मैं एक मामला आपको कभी दूसरे मैं दोबारा जल्दी लाइव आऊंगा, क्योंकि जो भी अपडेट होती है, मेरा काम होता है आप लोगों को अपडेट देने का, पर फालतू में नहीं आ जाते। दिल्ली में मामला लगा था ना, 28 तारीख को भी दिल्ली में लगा था, 5 तारीख को भी दिल्ली में लगा था, और 20 तारीख को भी दिल्ली में लगा था। हम गए दिल्ली। अरे जब वर्चुअल कोर्ट चल रहा है, अगर किसी के समझ में ना आया हो तो मैं उसको हिंदी में समझा दू। जब तुम्हारे टीवी में गढ़वाली में, जब तुम्हारे टीवी में पिक्चर आनी चाह, बहुत सुंदर पिक्चर आनी चाह, तो वे थे दिखने को हॉल में जाने की क्या जरूरत है। आज जब आप वक्त भी भारी बटे दिखना चाहे पोस्टर, तो आप अपने टीवी में भी देख लेंदा। टीवी में भी आंदो ये पोस्टर, सेम पोस्टर हुई टीवी में भी आंद। लेकिन कर्मचारियों को पैसा करके खर्च करें, कर्मचारियों को पैसा करके खर्च वाल, जो बार बार दिल्ली जोला तो खर्चा तो वालो अपने जेब से तो कोई जानो नहीं वाल। ये चीज भी ध्यान में रखो भेजिए कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी, जिस चीज की जरूरत, वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लोगों से पैसा कैसे लेंगे, लोगों से पैसे कैसे मांगेंगे, फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तब पैसे लेंगे। किसी कर्मचारी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मैंने कल भी कहा था, अगली वाली डिबेट में कहा था, किसी कर्मचारी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उपनल कर्मचारी महासंघ किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, उपनल कर्मचारी महासंघ किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने जो भी राशि ली है वो आंदोलन में तो थोड़ा खर्च हुई है, थोड़ा उसमें कोर्ट में, हाँ बार बार एक चीज लिखी जाती है कि पैसा पैसा। जब से उमेश कुमार भैया द्वारा जब से उमेश कुमार भैया द्वारा मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, इस बात को 3-4 बार रिपीट करके कहना चाहता हूं कि जब से, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी, एक कमेंट्स में आपको जाते जाते पढ़वाना चाहता हूं कि जब से उमेश कुमार भैया जी द्वारा इसमें मामला लगा है, जब से ये मामला लगा है, जब से उमेश कुमार भैया जी के द्वारा मामला लगा है, हमने 1 रुपए ना तो कोर्ट में दिया है, ना कहीं खर्च किया है। तो अभी पदाधिकारी का फोन था, वो यही कह रहा था कि हेमंत इस बात को जरूर बोल देना कि एक चीज का ध्यान रखिए, पैसा देने की जरूरत किसी को नहीं है। और किस बात का पैसा? जब से उमेश कुमार भैया इस केस में जुड़े हैं, उपनल कर्मचारी महासंघ के द्वारा कोई पैसा सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सीनियर एडवोकेट की कोई फीस हमने नहीं दी है, और ना ही हम दिल्ली गए हैं, ना ही हम कहीं गए हैं। हम देहरादून में हैं, यही काम कर रहे हैं। हम ना तो दिल्ली जाकर पैसा खर्च कर रहे हैं, ना तो केवल लोगों को फोटो दिखाने के लिए, ना तो हम मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, एक बुग्गा खरीदते हैं। अब भैया वो सम्मानित, एक उपनल कर्मचारी महासंघ एक सम्मानित वो है संगठन, महासंगठन, तो बुग्गा लेके जाना अच्छा लेके जाते हैं, कई बार तो वहीं से उठा के, अब छोड़ो ये बात तो अंदरूनी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। तो समस्त कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भी जुड़े हैं। अभी भी मेरे साथ कम से कम 200-250 कर्मचारी है। 2 मिनट आप अगर सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी महेश भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश भट्ट जी को मैं इसके बाद, हाँ मैं ज्यादा ना कहते हुए डायरेक्ट महेश भट्ट जी के पास जाऊंगा। महेश भट्ट जी का पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो डिबेट में हमारे साथ जुड़े। और महेश भट्ट जी, एक सवाल के साथ चालू करूंगा और उसके बाद आप जितना समय लेना चाहे ले सकते हैं। कल की ये घटना हुई कि उमेश कुमार जी, हमारे बड़े भैया जो हमारी मदद कर रहे हैं, उनकी फेसबुक में कुछ उपपत्ति से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने कोई कमेंट्स डाल दिया, और कुछ हमारे तो नहीं कह सकते, उनको कुछ दुश्मन मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा कुछ कमेंट्स कर दिया गया। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, 27 तारीख की कैबिनेट के लिए उपनल कर्मचारी महासंघ की आगे की क्या तैयारी रहेगी, समस्त कर्मचारी आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन के बाद बहुत दिनों बाद आपको सुन रहे हैं। महेश भट्ट जी। आप सब लोगों को धन्यवाद। और मैं बीच में जुड़ा था, उस समय बात नहीं हो पाई। आप सब, मेरा माइक ऑन है ना? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का। और मैं बीच में थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए माता जी का भी था, मेरा व्यक्तिगत स्वास्थ्य खराब था, इसलिए आप लोगों सबसे बात नहीं हो पाई। यहाँ तक कि अपने जो हमारे पदाधिकारी गण हैं उनसे भी बात नहीं हो पाई। रावत जी हूँ, गोदियाल जी हूँ, जोशी जी हूँ हमारे, और हमारे संरक्षक साहब चौहान जी हूँ, सबसे ऐसे पारिवारिक कारण से नहीं जुड़ पाए। पर लेकिन मैं जितनी मेरी जानकारी में बात आई है, मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति विशेष किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप तब लगाएं जब उसके लिए आपके पास में कोई ठोस सबूत हो, ठोस उस चीज पे आप निकल पड़े। दूसरी बात, कोर्ट का तो हम सब लोगों को ये मान के चलना चाहिए, जितना मैं जानता हूँ कि बहुत मजबूत हाथों में हमारा केस है और बहुत मजबूरी तरीके से उसमें पैरवी की जा रही है। वर्तमान में आप सब लोग भी देख रहे होंगे, अगर आप लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना भी चाहिए आप लोगों को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना हमारा मानसून सत्र भी चल रहा है, कोर्ट के अपनी नियम कानून भी हैं, अपनी बाध्यताएं भी हैं, अपनी उनकी परंपराएं भी हैं, और समय की सबसे बड़ी बात है, समय की बाध्यताएं हैं। समय जितना मिलेगा, जिस मैटर को मिलेगा उतना कोर्ट सुनेगा, अगर नहीं मिलता तो उसमें अग्रिम के डेट लगेगी। उसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितना मुझे सुने, कि धैर्य रखें, विश्वास रखें, और बहुत मजबूत हाथों में ये चीजें गई हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। रही बात 27 तारीख को अच्छा डिसीजन होगा, तो सब धैर्य रखें। नए सीएम साहब बने हैं, उनका परिचय सम्मेलन अभी चल रहा है, तमाम धामों की यात्राएं वो कर रहे हैं, लोगों से जानकारियां जुटा रहे हैं कि क्या चीजें हमारी आधार में थी और क्या चीजें हमें पूरी करनी है आगामी सत्रों के लिए, इलेक्शन के लिए, किसी चीज के लिए, वो उनका अपना विषय है। पर लेकिन उसके बीच में जहां भी दाएं बाएं समय मिल रहा है, पूरी कार्यकारिणी मैं जानता हूँ देर सवेर मिल रही है, बातचीत कर रही है, रोज उसमें पैरवी हो रही है। और दूसरा ये भी सत्यता है, कहीं पर किसी को गुमराह नहीं किया जाएगा। आज का वो समय नहीं है कि मैं आपको कहूँ आप आंख बंद कर दीजिएगा, नहीं। दोपहर की इस समय जो है 2:30 बजने जा रही है, सब लोगों के पास घड़ी है, टाइम है, सब लोग जानते हैं विधिवत तरीके से। पर लेकिन कहीं पर कोई बात होती है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, अध्यक्ष साहब हैं, महासचिव साहब हैं, गोदियाल साहब हैं, मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिम्मेदार पद पर व्यक्ति बैठा है, सकारात्मक जवाब देने वाला व्यक्ति बैठा है, तो उससे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल जवाब और उससे उसका क्वेश्चन आंसर का पूछ सकते हैं। पर लेकिन अन्यतर किसी भी व्यक्ति को जो हमें सहयोग कर रहा हो, उसके लिए लिखना गलत है और लिखना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को या मुझे भी या किसी को भी याद करना चाहिए, हमें वो समय भी याद करना चाहिए जब हम लोगों का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं था। मैं बखूबी जानता हूँ इस चीज को। आज धीरे धीरे संगठन में जुड़े हुए लोगों ने सहयोग मिला, समर्थन मिला, प्रयास मिला, मार्गदर्शन मिला, अच्छी राह मिली, कोर्ट से लेकर रोड तक की दिशाएं मिली, निर्धारित हुई उस पर चलने के लिए। अगर समय लग रहा है, थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। जहाँ 8 साल 10 साल आपकी नौकरी हो गई है, तो मैं सबको कहूंगा कि मैं उम्र में भी छोटा हूँ, पर लेकिन नौकरी पर्पज में सीनियर हूँ। 2007-8 की ज्वाइनिंग मेरी भी है, उतना समय मैंने भी देखा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। और व्यक्तिगत अगर हम कहे उमेश भैया के लिए या अध्यक्ष साहब के लिए, महामंत्री साहब के लिए, कोई मेरे लिए कहे, कोई किसी के लिए कहे, ऐसा आरोप लगाना कोई न्यायोचित नहीं है और उचित भी नहीं है। ये आपकी सभ्यता, आपके संस्कार, आपके जो एजुकेशन लिया है, जिस पद पे बैठे हैं, उसकी पारदर्शिता को दर्शाता है कि भैया प्रकार से कार्य कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसे? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहा हूँ सबसे। ऐसा कहना गलत है। पैसे देने वाली बात, न देने वाली बात, तो मैं खुद स्वयं परसों कुछ लोगों ने जो है किया है, आज भी तोड़ते हैं, कल तो ऐसा समुचित जगह पे किया है। और मुझे भी इस बात करी से कि भैया जो पहले काउंट बोलते थे, पॉलिसियां कितनी थी, जो पॉलिसी है तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट्री करने में समय लगता है। कोर्ट ने जो दिया है उसकी जानकारी में भी सुरक्षित है वो संगठन स्तर पर, लेकिन अभ्यास किसी के लिए कहीं का उचित होगा। संगठन को लोगों ने सहयोग किया है और मजबूती
प्रकार से शब्द लिखना किसी भी ऐसे कर्मचारी आचरण नियमावली की सभ्यता नहीं है। इस चीज को पहचानना पड़ेगा। संघर्ष करें, परिश्रम करें, तर्क करें, अपने संगठन लोगों से तर्क वितर्क करें, अधिकारियों से तर्क वितर्क करें। और मैं यहाँ से भी कहूँगा कि क्या करें, आप सच्चाई ऐसी है कि जिसमें तमाम चीजें उभर के आ जाती हैं। और लेकिन अगर किसी ने ऐसा कहा है तो आप इसको एक तरह समाना चाहते हैं, तमाम बाधाएं, तमाम समस्याएं आपने अपने आप समाई हैं। तो एक जो इस प्रकार किसी कर्मचारी द्वारा किस बात से प्रतिक्षेप किया है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग उसको महसूस करें और अपने आप को इस चीज से संतोष करें कि ये कुछ भी है, सब आपके समझ समस्तक होंगे। जिस दिन कर्मचारी बहुत अच्छा कुछ बढ़िया होने जाएगा, वो भी जाएगा निश्चित रूप से। और मैं कर्मचारी से देखने की बात है, कई ऐसी बातें हैं, संगठन वाली बातें, तमाम जिम्मेदार पद पे बैठे हैं हमारे दसवाना साहब भी मेरे को अभी दिख रहे हैं। और भाई थोड़ा सा हम सब लोगों को जहाँ परिस्थितियां हैं व्यक्तिगत से सामने आके भी पड़ेगा। और ऐसा किसी व्यक्ति ने अगर कल बोला है मेरे जानकारी तो अभी है, लेकिन किसी को भी हमें बिना आधार के नहीं बोलना चाहिए। गलत बात है, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कितना आया है, कितना नहीं आया है, कितना किया है। और मेरी भी मैं जानता हूँ, मैं रावत जी से भी बोलूंगा, ज्योति से भी बोलूंगा। तो उम्र में बड़ा नहीं होगा, पर लेकिन कार्य क्षेत्र में हो सकता है कहीं ना देर सवेर एक दो कदम आगे पीछे रहा होगा, पर लेकिन बराबर तो हम चले हैं। इस अधिकार से उनसे बोलूंगा। और वो ने कभी इस प्रकार से ये बात नहीं रखी कि हमने किसी प्लेटफॉर्म पे आकर कहा होगा, लेकिन कहीं पर कोई बात होती है तो उस चीज को बोलने का को अधिकार भी है, बोलना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से ना बोले। ठीक, तो बोलना तो चाहिए, पर लेकिन ऐसा ये ना करें कि भाई जैसे संगठन को कोई हमारे समर्थन में आया है या संगठन के पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए उनके पर ऐसी बात उठा के बनाए कि यार देखो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है और मनोभाव गिरता है आदमी का कि यार मैं इस तरह से काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सब अपने तरीके से करते हैं। और मैं भी स्वीकारता हूँ इस चीज को, भगवान जाने ऊपर वाला बात करे, पर लेकिन जो संगठनात्मक भावना में जुड़ गया होगा वो गलत कभी नहीं करेगा जी। हाँ भट्ट जी, एक चीज, एक सवाल और है आपसे मेरा, क्योंकि विद्यासागर दसवाना जी भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल सही जगह से एक सवाल उठ के आ रहा है कि जो 27 तारीख को जो हमारी कैबिनेट होने वाली है, तो उसमें लोगों को, क्योंकि आप कल भी मेरे साथ थे, परसों भी मेरे साथ थे, हमारे मंत्री जी के यहाँ भी गए, क्योंकि कैबिनेट की डेट नहीं निकली थी, उससे कोई जवाब नहीं मिल पाया। तो क्या 27 तारीख को अगर हम पहले रिक्वेस्ट हाथ जोड़ने वाली पोजीशन में बात करते हैं, लेकिन अगर सपोज 27 तारीख को भी अगर कोई सपोज 1% अगर मामला नहीं आता है, तो क्या हमारा इसमें अगला कदम होना चाहिए, आपकी राय? देखिए अभी तो देखो, जहां तक लगता है समय और परिस्थिति ऐसी है कि हम वेट करने के हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत ये राय है, उसके हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हमें इंतजार करना चाहिए। और अभी जो जिस प्रकार से संगठन ने पहले भी कार्य किया है, समय समय पे बात करी है, लड़ाई झगड़ा भी किया है, स्ट्राइक भी करी है, तमाम चीजें करी हैं, उसके लिए थोड़ा समय है हमारे पास में। ये हम अभी थोड़ा एक दो टाइम पीरियड पे अपना समय देना चाहिए। अगर उसके बाद नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम तो सबकी एक ही है ना, मेरे रात की तो है नहीं, ये किसी एक आदमी दो आदमी की तो है नहीं भैया। नहीं ऐसा कुछ बन पाता है तो फिर उसके लिए तय करेंगे, मीटिंग बैठेगी, बात करेंगे, सारे लोग जो एकजुट होकर कार्यकारिणी की बैठक बैठेगी, उसमें दसवाना साहब हैं, चौहान साहब हैं, जगुड़ी साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, रावत जी हैं, गोदयाल जी हैं, विनय भाई हैं, तमाम हमारे साथी लोग हैं, जितने भी हमारे प्रदेश के लोग हैं। हो सकता है परिस्थितियां, आदमी के मनोभाव चेंज होते रहते हैं, अलग विषय है, पर लेकिन एक जगह पे हम बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कर्मचारी महासंघ ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखता है, करा भी है, करेंगे भी,
पर लेकिन थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बाकी जैसा उचित लगेगा समय अनुसार उस हिसाब से कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। और एक दिन मैं समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, आपको ये बात मैं आपको समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, उपनल कर्मचारी महासंघ अपनी दिल जान लगा देगा इस बार मामला लाने के लिए, क्योंकि धस्माना जी जुड़े हुए हैं। तो मैं एक कमेंट धस्माना जी से भी आखिरी कमेंट चाहूंगा, विद्यासागर धस्माना जी। हाँ रावत जी, मैं भट्ट जी को देख के आया दोबारा, क्योंकि भट्ट जी पहले जुड़े थे और फिर हट गए थे। तो मैंने जाना था भी, मैं जाना ही है, तो मैं भट्ट जी को फिर देख के दोबारा आया। मैं खाना खाते हुए देख रहा था, खाना खाते हुए देख रहा था, क्योंकि मुझे जाना था। तो मेरा ये था, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जैसे 27 तारीख का आपने बोला ना कि 27 तारीख के बाद क्या होगा, क्या करना चाहिए। हमारे जितने आंदोलनकारी भाई लोग हैं, साथी हैं, और जैसे भट्ट जी ने बोला, पिछला आंदोलन भी हमने जनता की डिमांड पे किया था और उनकी भावनाओं को देख के किया था। आगे भी जो चीजें होंगी, आगे जो कार्यवाही होगी, हम पूरा जो कर्मचारी सदस्य हैं, अपने उपनल कर्मचारी महासंघ के सदस्य और जो कार्यकारिणी है, उसका सामंजस्य बिठा के और सबकी राय लेके फिर आगे करेंगे जो भी होगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि 27 तारीख को आएगा, और 27 को नहीं आएगा तो हो सकता है 7 को बैठक होगी, 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को आएगा, लेकिन आएगा पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई वो चिंता नहीं है, कुछ नहीं है कोई। हमें पूरा, जिन कुछ लोगों ने कहा कि आपने कहा कि हरक सिंह शेर आया, तो शेर ही है। मैं दोबारा उन लोगों को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हरक सिंह रावत जी शेर आया, अभी उन्होंने कुछ करा चाहे नहीं करा, लेकिन बहुत सालों से बहुत कुछ किया। हमारा मोराल आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा जो बातें जो समझाई गई थी, वो हरक सिंह जी द्वारा की गई थी। और अभी भी जो है, हरक सिंह जी हमारे लिए इतना सोचते हैं। पूरा उत्तराखंड में एक मंत्री जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी कम है, मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही आते ही हमारे लिए वो करवा दिया था, उसमें रखा गया था, और उसका हमने आभार प्रकट किया। हमारी कार्यकारिणी वहां भी गई है, पर कुछ लोगों ने ये, मतलब कुछ लोग थे वो हमारे संघ के नहीं थे, बाहर के थे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो हमारे संघ नहीं, दूसरी पार्टी के हो सकते हैं, वो लोग ये बातें कर रहे थे, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, शेर है, शेर आया नहीं है शेर, और आने वाले दिनों में बता देगा शेर जो बताना है। बस बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं अभी महेश भट्ट जी भी कुछ सर महेश भट्ट जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक कमेंट महेश भट्ट जी का भी ले लेते हैं। महेश भट्ट जी। धस्माना जी ना सुनिए, आपने एक कहावत सुना, एक सहारा भी होता है, और मुझे आपसे कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य करवाना है, कुछ लिखना है, तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वैसा शब्द है। लेकिन अगर ऐसा कहीं पर अगर हमें लगता है कि किसी से जुड़ के, किसी से सामंजस्य बैठा के हमारे कार्य निकल सकता है, तो उसके या तो वो शुरू से परंपरा है, और वो होता भी है ऐसा कि बोलना भी पड़ता है जहां पर ये बात वो विषय कल की डेट में हमारे धस्माना साहब किसी ऐसे पद पे चले जाते हैं जहाँ से सारे कर्मचारी को लाभ मिलता है, तो क्या हम धस्माना साहब को जय जयकार नहीं करेंगे क्या? भैया हम तो करेंगे, हम तो छोटे भाई आपके, करवाना चाहेंगे वो अलग विषय है। तो वही विषय होते हैं, इसके समझने की दूरदृष्टि होनी चाहिए। वो कोई मैटर नहीं है कि शेर आए कोई भी आए, मैटर ये हमारे के चाहिए जहाँ निकल पड़ेगा, जहाँ पर लगता है कि सरकार का। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इस चीज को बड़े उसको बोल रहा हूँ, कई सारे लोग सुन रहे होंगे, पर लेकिन मेरे समझ गए होंगे और समझना भी चाहिए। मैं ये विषय नहीं है कि शेर आए के विषय करें और किसी के माध्यम से लोगों के लिए अच्छा बन पड़े, वो हमारे लिए। बाकी हरक सिंह रावत जी से मैं, आप ये कोई भी उनसे अपनी आपकी तुलना करना चाहिए, वो हम लोग बिल्कुल नगण्य है। सूरज के सामने दीपक जलाने की बात होगी, है ना, उसका प्रकाश अलग है, प्रकाश अलग है, पर लेकिन यहाँ अगर हमें लगता है कि वहाँ से तपक मिलती है, वहाँ से हमें आराम मिल सकता है, तो उसमें जाना भी कोई गलत नहीं है। भट्ट जी, दरअसल में मामला ये था ना, वो दरअसल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि आप लोगों ने
आप लोगों ने मंत्री लोगों की कमेटी बनी तो उनको धन्यवाद क्यों किया? जब तक कुछ मिलता नहीं है आप धन्यवाद मत कीजिए। तो कई लोगों की अपनी अपनी सोच है, क्योंकि संगठन, मैं फिर कहूंगा, जब धरातल धरातल में संगठन चलेंगे, जब आपको धरातल में जमीन में आना पड़ेगा तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो पदाधिकारी डिसाइड करेंगे, वो महासंघ डिसाइड करेगा। लेकिन कुछ लोगों को, दरअसल में कुछ लोगों की मानसिकताओं में भर दिया गया है कि हेमंत रावत, महेश भट्ट, विद्यासागर दसमाना जी, कई पदाधिकारी राजनीति कर रहे हैं और विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कई चीजें वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम कर्मचारी हित में जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य रहता है। और क्योंकि समय की है, अगर भट्ट जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप भट्ट जी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से सबको रामायण और उसमें था, है ना, तो तमाम तरह के काम किए हैं। तो उस चीज को देखना चाहिए कि भैया हमें जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हमें उसको जय जयकार करने में, शेयर करने में कोई असमंजस नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग समझदार हैं। अगर ये भी व्याख्या करके बताना है तो मुझे नहीं लगता है चलिए, योग बनता है। मैं विद्यासागर दसमाना जी, मैं महेश भट्ट जी, मैं विनय प्रसाद जी, मैं अपने अमित भट्ट जी, हम मनोज सेमवाल जी, और अब हमारे विद्यासागर दसमाना जी, हमारे बड़े भाई और हमारे चेयरमैन साहब गोदियाल जी, सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप डिबेट में जुड़े, और समस्त कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें सुना। और मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूं, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। केस खराब 2018 से खराब किया, 19 से खराब किया हुआ था, इन्होंने और खराब कर दिया उसको। लेकिन हम उसको पुनः धरातल में, उसको पुनः एक विचार याचिका डाल के हम उसमें कुछ ना कुछ करने वाला है महासंघ। महासंघ शांत नहीं बैठेगा। हमारे लिए 1 तारीख का इंतजार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो कर्मचारी पहले बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहूंगा, समस्त कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि आप महासंघ पे भरोसा बना के रखिए। महासंघ है, महासंघ कभी किसी को निराश नहीं होने देगा। महासंघ जो मुमकिन प्रयास होगा वो प्रयास करेगा। बस आप लोगों का साथ होना हमारे लिए, सबसे पहले आप लोगों के साथ हमें चाहिए। और जो जितने भी लोग हमें कुछ भी कह रहे हो, हमें कुछ भी कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उमेश भैया के कोई गलत बोलता है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी हम समस्त कर्मचारियों की है। तो ज्यादा ना कहते हुए 27 तारीख का इंतजार कीजिए। 1 तारीख से और सितंबर 1 तारीख से पहले महासंघ कुछ ना कुछ करेगा, और इस बात का हम आपको भरोसा दिलवाते हैं, क्योंकि लोगों को तो भरोसा है नहीं, लेकिन हमें पूरा भरोसा सरकार पे है कि वो हमारी इस बात को मानेगी और कहीं ना कहीं इस बात को सुनेगी। सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर से हमारे साथ बने रहे। जय संघ, जय महासंघ। इस सावन के महीने में हमें कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर मिलेगी, ऐसा मेरे बद्री विशाल केदार बाबा से, तो मतलब वो हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे। और मेरे केदार बाबा आप सबको सुरक्षित रखें, सेफ रखें, और आप अपनी कृपा बरसा के रखें। हर हर महादेव। जय संघ, जय महासंघ। और आज किसी कारणवश प्रदेश अध्यक्ष जी आ नहीं पाए, वो बहुत जल्दी डिबेट में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कर्मचारियों का। हर हर महादेव।